all the great powers of Europe, whether it be Spain, Portugal, England, Dutch, सारे खोजते आए थे इंडिया को, कोई खोजते नहीं आया था चीन को। यूथ पे ध्यान दो, यूथ में अगर मोराल है, कुछ करने का जज्बा है, then your future is strong. अनफॉर्चुनेटली वहाँ के यूथ में है नहीं। अब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से वेस्ट इंडीज पहुँच गए, कैरिबियन आइलैंड्स, उसने सोचा इंडिया है, तो दैट इज हाउ द नेम वेस्ट इंडीज। डच पहुंचे इंडोनेशिया, एंड हेंस द नेम ईस्ट Indies is all related to India. Saraswati Valley civilization is the most ancient civilization, and in any case I would say the whole of India is one of the most ancient Sanatan Dharma, इसीलिए सनातन बोलते हैं। It is the most ancient civilization in the world. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायणन, जो 1978 में उन्होंने आर्मी में आर्मर्ड कोर पूना हॉर्स ज्वाइन की थी और 2016 में वो DGMO से रिटायर हुए थे। आपका स्वागत है जनरल नारायणन। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम आपसे बात करेंगे चीन के ऊपर। बिल्कुल। तो ये चीन की जो हम आज स्थिति देखते हैं, और हम अगर उसके इतिहास में जाएं, तो ये चीन का जो ये एक राष्ट्रीय चरित्र है, एक जो नेशनलिस्टिक जो उनका कैरेक्टर है, ये कहाँ से आता है? लोग सुन त्जू की बात करते हैं, लेकिन सुन त्जू के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। वहाँ पे मंगोलों का शासन रहा है, और पूरा का पूरा तुर्किस्तान जो था वो चाइना के जो ईस्टर्न कोस्ट तक पहुँच गया था एक ज़माने में। तो ये भी एक ऐसी सिविलाइजेशन रही है जहाँ पर विदेशियों का शासन रहा है। बिल्कुल। इनके खुद के आप देख लीजिए, 4 मेन डायनेस्टीज रहे। एक तकरीबन अराउंड 200 BC के आसपास था, जो चिन डायनेस्टी बोलते हैं, जिससे नाम इनका चीन पढ़ के चाइना आया है। दैट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी। और वो रिस्ट्रिक्टेड था, जो इलाका हम कहते हैं हान हार्टलैंड, मतलब ऊपर मंचूरिया नहीं, वेस्ट पे सिचुआन नहीं, साउथ में यूनान नहीं, ये है हान जो मेन उनके पीपल है उनका। बीजिंग शंघाई एरिया हुआ। हाँ, बीजिंग शंघाई ये एरिया है, और ईस्टर्न सीबोर्ड, ये इनको हान हार्टलैंड, शंघाई और आपके हांगकांग एंड अपना कैंटन, जिसको कैंटन, हाँ, मकाओ कैंटन, ये एरिया है जिसको हान हार्टलैंड बोलते हैं। इसके बाहर ये इनके कब्जे में बहुत कम रहे हैं। फिर एक इनका आता है सोंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, और लास्ट में जो था इनका चिंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी। चिंग डायनेस्टी मंचूरियन थे, नॉर्थ में मंचूरिया से आए थे। ये जो क्लेम अभी करता है अपना सारा इलाका, जैसे सिंचांग हो गया, तिब्बत हो गया, ये सारा इलाका जो क्लेम करता है, ये कब्जा करके दिया था मंगोल्स ने। मंगोलिया से कुबलाई खान है, जो जंगीज़ खान के ग्रैंडसन थे, उन्होंने ये पूरा कब्जा किया था। जंगीज़ खान काफ़ी ट्राई किया था चाइना पे कब्जा करने के लिए, सक्सेसफुल नहीं रहा था। ये कुबलाई खान कैप्चर किया उनको। ये जिस तरह से ये सोसाइटी रहते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल मंगोलिया में कुछ था नहीं, जो होर्ड नाम पड़ा है, उर्त नाम से पड़ा है। वो मंगोल में उर्त मतलब उनका वो टेंट होता है। जहाँ बॉस ने टेंट लगा दिया, उसके इर्द गिर्द बाकी सारे टेंट लगाते हैं, तो उससे वो मंगोल होर्ड का नाम पड़ा इंग्लिश में, क्योंकि ये जब चलते थे एंड दे वर नोमैड्स। यहाँ पे उसको अच्छा लगा, तो इन्होंने उसको क्रिश्चियन कर दिया, नाम इनके युआन डायनेस्टी। और इतना मानते हैं कि इनका करेंसी भी आज युआन है, बहुत मानते हैं इनको। तो 2-1 दफ़ा चीन जब गया था मैं चाइना एक दफ़ा, तो उनसे बात भी की थी कि यार आप इतना बोलते हो कि हमारा है
ये तो मंगोलिया क्लेम करेगा, तो फिर क्या बोलोगे आप कि एक्चुअली तो मंगोलिया ने क्लेम किया था। तो इनका दो प्रोविंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली आते हैं। एक है सिचुआन का एरिया और सिचुआन के नॉर्थ में है गांसू। अगर इनको एक्सपैंड करना हुआ, जैसे टैंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी एक्सपैंड किए थे, इन दोनों पे कब्जा बहुत ज़रूरी होता था। गांसू जाने के लिए इनको सिचुआन से जाना पड़ता। सिचुआन से तिब्बत आना आसान नहीं है। वहाँ पे तकरीबन आप देख लीजिए 3-4 मेजर रिवर्स निकल के जाते हैं। इरावाडी निकलता है, साल्वीन निकलता है, इनका यांगसे भी निकलता है, उनके ट्रिब्यूटरीज भी निकलते हैं। तो मल्टीपल माउंटेन रेंजेस को पार करके आना पड़ता था। लेकिन यहाँ से एक पास मिलता है नॉर्थ ऑफ सिचुआन से गांसू के अंदर। गांसू के अंदर वहाँ से उनको माउंटेन पासेस मिल जाते हैं टू कम इन टू तिब्बत एंड टू कम इन टू सिंचियांग। इसी जगह से 1950 पे चीन पीएलए ने यहाँ पे तिब्बत और सिंचियांग के अंदर आके कब्जा किया था और वहाँ पे खाम्पा का एक ब्रिगेड होता था। और थोड़ा और पीछे जाए हम हिस्ट्री में, तो अबाउट 8th 9th सेंचुरी तक तिब्बत से खाम्पाओं से इतना डरते थे कि उनके साथ ट्रीटी हुई थी, काफ़ी वॉर्स हारे थे ये। तो जब भी नया किंग क्राउन होता था खाम्पा का, तो वो फ्रेश इंडेमनिटी भेजते थे। उसके साथ 1 रॉयल प्रिंसेस वाज सेंट एज द ब्राइड ओके टू तिब्बत। तिब्बत का डाउनफॉल हुआ जब दलाई लामा बिकेम बोथ द टेम्पोरल एंड रिलीजियस हेड। तो खाम्पास का कंट्रोल खत्म हो गया एंड देन स्लोली फिर ये डाउनफॉल की मार्शल ट्रेडिशंस डाउन खत्म हो गए। खाम्पास आर ट्रेमेंडस फाइटर्स, जो अपना यूएस ने भी, CIA ने काफ़ी ट्राई किया था। जब पीएलए आ गया था अंदर, चीन आ गया था अंदर तिब्बत में, तो रेवोल्यूशन करने के लिए, टू ओवरथ्रो द पीएलए, ये लेट 50s में 56, 57, 58, 59, दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्ट पॉइंट वाज अ खाम्पा रेबेलियन। देन दे वर टेकन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर, गुआम के पास साइपान एक गांव है, आइलैंड है, वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग करा के फिर इनको लॉन्च किया था। एंड जब वहाँ से हार के निकल के आए थे, तो नेपाल के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एक मुस्तांग प्रोविंस है, वहाँ पे काफ़ी सेटल किए हुए। तो इसीलिए वो नेपाल पे दबाव लगाते रहते हैं कि उनको डर लगता है कि खाम्पा फिर आ जाए वहाँ से। तो खाम्पास वर द ट्रेडिशनल फाइटर्स ऑफ तिब्बत। तो चीन का इस तरह से हिस्ट्री रहा है। अपने आप को अब वेस्ट ने भी काफ़ी उनको दे दिया कि ये तो बहुत बड़े पार थे। कोई पार नहीं थे, ये रीजनल पार थे। इनका कोरिया और जापान और वियतनाम, दाई वियत बोलते थे, नॉर्थ एंड हाफ ऑफ सेंट्रल वियतनाम, बिकॉज साउथ में अपना पहले एक हिंदू किंगडम था विच कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, विच इज़ द चंपा किंगडम, विच एक्चुअली फेल फाइनली इन 1858। हमारी हिस्ट्री में पढ़ाते नहीं है इसके। ये पालाज ने एस्टैब्लिश किया था वहाँ तक पूरा जाके। तो दाई वियत था ऊपर, जो यूनान में डाली करके जगह है, दैट यूज्ड टू बी देयर कैपिटल। तो ये पूरा जो इलाका आप देखते जाओगे कि चीन का इनके ऊपर कब्जा काफ़ी लेट किया, कुबलाई खान ने किया। लेकिन उसके बाद जब मिंग डायनेस्टी ने आया, उन्होंने वहाँ पे जो मेई डायनेस्टी, मेई है वहाँ के मुस्लिम्स, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। तो इनका क्लेम बहुत ही कम है, ये इन्हीं के पीछे प्ले होता रहता था। टू से दैट दे वर अ ग्लोबल पावर, उनकी इकोनॉमी, भाई केवल सिल्क और जेड से आपकी कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ती है। अगर आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी थी तो वेस्ट इंडिया को खोजते क्यों आया था, चीन को क्यों नहीं खोजते आया? ऑल द ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप, वेदर इट बी स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड, डच, सारे खोजते आए थे इंडिया को। कोई खोजते नहीं आया था चीन को। दैट वाज बिकॉज जब मंगोल डायनेस्टी कोलैप्स हुआ, जब तक मंगोल डायनेस्टी था,
अपने एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन में यू हैड दक्षिण पथ विच वॉज पेनिनसुलर इंडिया, ऑल सी फेयरिंग रूट्स विच गोज बैक टू एंटिकिटी. अभी भी निकल के आ रहे हैं. जब लोग देखते हैं कि पुराने मेसोपोटामिया में अपने सील्स मिल रहे हैं, दे आर लिंकिंग इट टू इंडस वैली. आई लिंक इट टू सरस्वती वैली. Saraswati Valley civilization is the most ancient civilization, and in any case I would say the whole of India is one of the most ancient. Sanatan Dharma इसीलिए सनातन बोलते हैं. It is the most ancient civilization in the world. अब लेटेस्ट एक्सकेवेशंस जो हो रहे हैं अभी, राखी गढ़ी जो है, हाँ, राखी गढ़ी इज गॉन टू अबाउट 8,000 years बिफोर प्रेजेंट. yes, और बिरन्ना में तो ऑलमोस्ट 9,000 years बिफोर प्रेजेंट, यानी बिल्कुल. ऑलमोस्ट 7,000 years का. तो इतना तो निकल चुका है और अभी नीचे लेयर्स बाकी हैं. अभी अब बाकी और निकलेगा. सो वहाँ पे भी प्लस असीरिया विच इज प्रेजेंट डे सीरिया, वहाँ पे आपको मिल रहे हैं हिंदू मोटिव्स मिल रहे हैं, अपने सनातन धर्म के मोटिव्स मिल रहे हैं. वो मितन्नी और हिटाइट्स, ये दोनों वैदिक सिविलाइजेशन. वैदिक से तो ये इन्हें इतना एंशियंट हमारा सी फेयरिंग है. वी हैड बीन अ सी फेयरिंग पावर, एंड इसीलिए इसको भारत महासागर होता है, इंडियन ओशन. तो ये नाम इसीलिए पड़ा है, यू आर कंट्रोलिंग, यू आर गोइंग राइट अप टू देन सिविलाइजेशन. यूरोप में थोड़ा ही था, रोमन्स के साथ भी था, क्योंकि यूरोप वॉज इन डार्क एजेस, वहाँ कुछ था नहीं. एंड ईस्ट में राइट अप टू चाइना. कोची के म्यूजियम में जो गए हैं उन्होंने देख के बताया है कि जब वास्को ड गामा लैंड किया था, वो तो सोच रहा था मैं आके हिंदुस्तान पे कब्जा करूंगा. तो ही हैड ब्रॉट हिज बिगेस्ट शिप विद गन्स एंड एवरीथिंग, सांता मारिया. उसकी तोतड़ी उड़ गई थी जब उसने देखा कि नॉर्मल ट्रेडिंग शिप इंडिया का जो कोची हार्बर में खड़ा था, उसके शिप से 3 से 4 गुना बड़ा था. वो सिंगल मास्ट लेके आते थे, हमारे सिंगल मेन मास्ट होता था, बाकी छोटे सेल्स होते थे. हमारे 3 से 4 मेन मास्ट होते थे. तो वो डर गया और चुपचाप से गया यहाँ से कि भाई साहब, उसको नहीं पता था कि कितनी काबिलियत हमारी नेवी में है, क्या है, लेकिन वो ट्रेडिंग शिप को देख के ही डर गया कि अगर ट्रेडिंग शिप इतना बड़ा है तो बाकी शिप्स कैसे होंगे. तो कहने का तात्पर्य ये था कि ये तो हमारा दक्षिण पथ जो था, इट वॉज ऑल मैरीटाइम ट्रेड. दूसरा ट्रेड का रूट था उत्तर पथ, विच इज द नॉन पेनिनसुलर इंडिया, विच इज द कॉन्टिनेंटल इंडिया. उधर तो पर्शिया वगैरह के थ्रू हमारा ट्रेड चलता था, विच प्रीडेट्स द सिल्क रूट. सिल्क रूट भी एक रूट नहीं है, यू शुड कॉल इट सिल्क रूट्स. हाँ, वो कोई भी सिल्क रूट क्लेम कर लेता है. कोई कहता है कि ये सेंट्रल एशिया से जाता है, कोई कहता है अफगानिस्तान से जाता है, कोई कहता है पर्शिया से जाता है. सो वो रोड्स निकल के आते थे, बिकॉज पुराने ज़माने में सिक्योरिटी ऑफ द कैरावैन थोड़ा प्रॉब्लम होता था. तो सारे इकट्ठे होके चलने में दे यूज्ड टू फील सिक्योर कि जितना बड़ा काफिला होगा तो सिक्योरिटी विल बी दैट. कई लोग कहते हैं नाथुला से जाता था. yes. So all this was being managed जब मंगोल एम्पायर पूरा स्प्रेड करता था वर्चुअली टिल द डैन्यूब, फ्रॉम द पैसिफिक ऑलमोस्ट टू द अटलांटिक. जब ये टूटा, दैट इज कंसिडर्ड द ब्लैक एजेस अराउंड द 14th century onwards. There were a lot of, like we call, warlords. So the cost became very heavy. जो इंडिया से जाता था, अभी इंडिया से आपके सारे कपड़े जाते थे, ऑल ज्वेल्स जाता था. इंडिया हैड अ मास्टरी ऑन स्टील एंड मेटल्स एंड एवरीथिंग. यहाँ से हथियार, अभी वो जैसे डमस्क बोलते हैं, दी मल्टीपल लेयर से जोड़ के बनाना, या सांगमाई जो जापानीज़ बोलता है कि एक सॉफ्ट स्टील हार्ड स्टील सैंडविच करके बनाना, ये सारे यहाँ से निकले. वुर्स्ट स्टील जो यूरोप में बोलते हैं, वो सारे भारत से निकल के गए हैं. बताने में कतराते हैं कि ये भारत के हैं, अपना नाम देखते हैं वहाँ पहुँचा था. तो ये सारा कुछ उनको चाहिए था. स्पाइसेस जाते थे यहाँ से, परफ्यूम्स जाते थे यहाँ से. सो this was the kind of trade which was
जो यानी उन ज़मानों में आम लोगों को चाहिए होता था और राजा महाराजा को चाहिए होता था, सब यहाँ से जाता था। इसीलिए फिर स्टार्ट हुआ दी सर्च फॉर इंडिया। अब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से वेस्ट इंडीज पहुंच गई, कैरिबियन आइलैंड्स, उसने सोचा इंडिया है, तो दैट इज हाउ द नेम वेस्ट इंडीज। डच पहुंचे इंडोनेशिया एंड हेंस द नेम ईस्ट इंडीज, इज ऑल रिलेटेड टू इंडिया। वहाँ पे जो उसने मेनलैंड पे अमेरिगो वेस्पुशी पहुंचा था, he saw the Native Americans there, he saw them bronzed, so he called them Red Indians. He thought they had reached India. It was Vasco da Gama who reached, and then the others followed with him, searching for India. China they only used for opium trade. Yes. So if they feel कि चाइना कोई बहुत बड़ा था, I am sorry, it was not. वो रीजनल आपस में ही लड़ते रहते थे। तो जैसे मैंने कहा, इनका सॉन्ग टैंग, उसके बाद आया था इनका मिंग डायनेस्टी आफ्टर द युआन डायनेस्टी। उसके बाद फिर आया इनका नॉन हान मांचू का चिंग डायनेस्टी, विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी, जिसको जब जापानीज ने उसको ओवरथ्रो किया था तो दे मेड हिम अ पपेट किंग इन मंचूरिया। सो मंचूरियास आर मंगोल्स। वहाँ पे जिन जिलिन ऐसे करके किंगडम्स आते रहते, दे आर मांचूज, दे आर नॉट हान। सो टिबेट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ देम। इसीलिए बीच में जब इन्होंने नया मैप निकाला था तो हमने एक नया मैप उनका दिया कि भाई ये है आपका एक्चुअल स्टेटस, कि टिबेट इज सेपरेट, सिंचांग इज सेपरेट, नई मंगोलिया इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मंगोलिया, एंड आपका ये हान हार्टलैंड है, दैट इज़ ओनली चाइना। यूनान आपके साथ नहीं है, मंचूरिया आपके साथ नहीं है। ये सारा कुछ जो करते हैं ये क्रॉस चैनल एक्सेप्टेड है, इन द सेंस इनका जो गुरु है वो है डॉक्टर sun Yat-sen। हम टेंग शाओपिंग को बहुत मानते हैं कि उसने बहुत डेवलप किया, ठीक है, फंड्स बाहर से आए, सब किया, बहुत डेवलप किया। एक किताब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना, रिटन बाय डॉक्टर sun Yat-sen in 21, published in Germany in 22. It's still available. 1921. 1921, published in 1922. 18 एक मैप्स हैं जिसमें हाउ टू डेवलप लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ चाइना ही हैड मूव्ड। सोच उसकी है किस तरह से चाइना को डेवलप करना, पोर्ट्स कहाँ लगाना, रोडवेज कैसे बनाना, पावर कैसे लेके आना, रेलवेज कैसे बनाना, ये 24 की सोच उसने दी है। बल्क ऑफ द लेआउट of how the infrastructure. That was the original Chinese Republican Party. Yes, वो 1911-12 में उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC बनाया था, overthrew the king. He became the president, but then he was overthrown and replaced by the Beiyang army का head. Then he नहीं, Chiang Kai-shek was his protege. Yang something was his name, I am forgetting the name. वो बेयांग आर्मी जो नॉर्थ वाला आर्मी था उसका हेड था, उसके हेल्प से इन्होंने सारा कुछ किया था। ही ओवरथ्रू हिम, ही वांटेड टू बिकम द एम्परर, बट वो बना नहीं। फिर देन ही वाज ओवरथ्रोन एंड बैक sun Yat-sen केम, बट ही डिडंट सर्वाइव लॉन्ग। ही डाइड इन 25 एंड देन अपना Chiang Kai-shek who was his protege, then he became the Capo di Tutti Capi, because he became a dictator thereafter. It was, you could hardly call it a republic because he ruled it like a dictator. But what I was saying is everything is written there, and in that, those days the term colonization was very common. उसमें लिखा था इसने सिंकियांग, तिब्बत, मंगोलिया पूरा, नेपाल, भूटान, सिक्किम एंड यूनान, इन एरियाज को आपने कॉलोनाइज करना है for the security of China, so that you always have a buffer. Because throughout उनके हिस्ट्री में, इसीलिए वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक नहीं है, मल्टीपल वॉल्स है, मल्टीपल डायनेस्टीज ने बनाया है। वो इन लोगों को रोकने के लिए था, वो रोका तो नहीं, बट वो प्रोटेक्शन के लिए बना के रखा था, कि उनको ये हर वक्त डर था कि अगर बाहर ताकतवर हो जाएगा तो हम पे, हमारे हान हार्टलैंड पे कब्जा कर लेगा। तो इन्होंने लिखा कि इन सब को कॉलोनाइज कर दीजिए।
एंड दैट इज द बैकग्राउंड टू ऑल दिस व्हाट दे आर टॉकिंग. और तिब्बत का जब लेते हैं तो बीच बीच में तिब्बत लद्दाख में भी आता था. लद्दाख में तो आया कैसे कि वहाँ से जो प्रिंस भगाया गया था उसने आके लद्दाख पे अपना राज जमाया था. ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ तिब्बत, बट बिकॉज ही वॉज अ टिबेटन प्रिंस तो ये बोलते हैं कि नहीं ये लद्दाख, और फिर देन दे एक्सटेंडेड, नाउ दे आर एक्सटेंडिंग इट टू गिल्डिट बाल्टिस्तान ऑल्सो, कि ये सारा हमारा है. लद्दाख, even the term South Arunachal was first propounded by साउथ तिब्बत. South Tibet, जो अरुणाचल का साउथ तिब्बत बोलते हैं, सॉरी, first propounded by Chiang Kai-shek. Between 45 and 47 is the one who he said we have to control this. वो अलग बात है कि the areas that he wanted to control, he couldn't control क्योंकि civil war में चले गए थे ये. And the CPC then took over all these areas. जो 9-dash line हम बोल रहे हैं साउथ चाइना सी में, it used to be 11-dash line. Included areas in the Haiphong Bay, वियतनाम के वहाँ पे. ये माओ ने 2 डैशेस जो वियतनाम के कोस्टल एरियाज में थे उसको 11-dash लाइन से ड्रॉप किया था क्योंकि वो वियटकॉन्ग को हेल्प कर रहे थे. तो हो ची मिन ने उनसे बोला था यार ये आपके चियांग काई शेक जी ने तो 11-dash लाइन बोला था, तो दैट इज हाउ दैट 3 लाइन्स गॉट ड्रॉप्ड एंड इट केम ए 9-dash लाइन. एंड अब लेटेस्ट मैप में तो आई थिंक 11 कोई 13 बोलता है विच इंक्लूड्स ताइवान. Why doesn't it include United States? थोड़ा दूर है ना. एक बार जब ताइवान पे, दैट इज व्हाई इज अमेरिका सो वरीड अबाउट ताइवान. इट इज नॉट फॉर ताइवान. चाइना का प्रॉब्लम इज रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी. इट इज बाउंडेड एंड हेल्ड इन चेक बाय द 2 लाइन्स ऑफ आइलैंड चेन, द फर्स्ट एंड सेकेंड आइलैंड चेन. अगर ताइवान पे कब्जा हो जाता है, द होल ऑफ पैसिफिक इज ओपन फॉर हिम. Hence, Taiwan is important for the US because Pacific US has always kept as his backwaters. Goes back to the Monroe Doctrine, 19th century का, कि भाई ये हमारा इलाका है, आप अटलांटिक और यूरोप में जो करो आप यहाँ नहीं आओगे. And that was when they had overthrown the Spanish from Philippines. People don't know, Philippines has been a US colony. And that is why they keep coming back to Philippines to establish their bases. Because Philippines पहले Spanish colony था, overthrown by the Americans in late 19th century, and it became an American colony, and then they got their independence from America. तो ऐसा नहीं है कि केवल Europeans were colonizers. Hawaii is also there. You can say it's like a colony only. हवाई है, पोर्टो रिको है. These are their colonies. They have there. So Latin America, the Caribbean and the Pacific, they have taken as their area of influence, and they will not permit any European part to come there. So that is the worry कि जैसे ये निकलेगा तो ये आ जाएगा पैसिफिक के अंदर. आप इंडो पैसिफिक में भी आप देख लो, हमारा इंडो पैसिफिक है जो हम सोचते हैं इज फ्रॉम द ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका. यूएस वो नहीं देखता. इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक ओनली टिल बॉलीवुड, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. Okay. They don't even look beyond. They don't look at Indo-Pacific going towards the eastern seaboard of Africa. वो वेरी एविडेंट है. जब इंडो पैकॉम आप देखो, जो नाम बोला इंडो पैसिफिक के लिए, तो हम इंडो पैकॉम बना रहे हैं जो पैसिफिक कमांड था. दिस इज द बाउंड्री ऑफ पैसिफिक कमांड, बट दे डोंट परमिट यू कम टुवर्ड्स दैट साइड. Then the central command. यस, वो central command. देन उधर सेंट्रल कमांड एंड अफ्रीका कमांड आ जाता है. गुजरात के टॉप से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो टुवर्ड्स वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ इज सेंट्रल कमांड, साउथ ऑफ दैट इज ऑल अफ्रीका कमांड. अफ्रीका कमांड में तो कुछ भी नहीं है. देयर आर सम special forces and others who operate. There is nothing there. There is no navy there. So that is how you find China gets a free run there. If you look at the Indian Ocean per se, US per se
has no presence. Fifth Fleet is there in Bahrain and they stay north of, like I said, the line गुजरात से जो लाइन जाता है टू वेस्ट अफ्रीका, उसके ऊपर रहता है वो. दैट मीन्स आपके ही स्टेज नॉर्थ ऑफ योर गल्फ ऑफ एडन एंड नॉर्थवर्ड्स, नीचे नहीं आता है. इधर पे आपका इंडो पैकोम है, हवाई में सेवेंथ फ्लीट. डिगो गार्शिया की हम बात करते हैं. डिगो गार्शिया इज जस्ट ए लॉजिस्टिक बेस. वहाँ कोई शिप्स पे कुछ नहीं है, इट्स अ विक्चुअलिंग वे. तो जो ट्रांजिट करके आ रहे हैं अटलांटिक से पैसिफिक जाना, पैसिफिक से अटलांटिक जाना, या पैसिफिक से ऊपर जाना इनके टुवर्ड्स वेस्ट अफ्रीका, विक्चुअलिंग करने के लिए वो है. अब इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा है कि क्या आप उनके लिए बड़ा सा लॉजिस्टिक बेस बन सकते हो. ऑल दीज एग्रीमेंट्स. जब मैं सेल कर रहा था, आई एम एन एक्स मरीन इंजीनियर, तो कलकत्ता से वी वर सेलिंग टू मोम्बासा. तो ये डिएगो गार्शिया वी स्टॉप फॉर सम विक्चुअलिंग्स. बिल्कुल. तो इट इज जस्ट अ विक्चुअलिंग बेस और कुछ नहीं है वहाँ पे. अभी क्या है, उसको ये डर है कि लड़ाई लगेगी, तो झंडा तो वही उठा रहा है. यस, चाइना अंडर शी जिनपिंग इज़ वेरी एग्रेसिव. और एक पागल आदमी क्या करेगा. हम नॉर्मली सोचते हैं कि यू गो टू वॉर ओनली इफ़ यू नो दैट यू गोइंग टू विन. ये sun Tzu का भी ये है, अर्थशास्त्र भी यही कहता है कि लड़ाई तब करना चाहिए जब आपको पता है कि आप जीतने वाले हो. एंड द बेस्ट वे इज़ टू विन विदाउट फाइटिंग, कि पहले ही सकम कर जाए. लेकिन जब एक पागल होता है, डिक्टेटर होता है, जैसे शी जिनपिंग है, उसमें ये लॉजिक नहीं चलता, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं सोचता. वो अपनी बेइज्जती सोचता है कि इससे मेरा नाक कट रहा है तो मैं कुछ न कुछ करूं, किधर हाथ मारूं. अभी यही डर अमेरिका को खाया जा रहा है. अभी आप देख लो, बाय मार्च अप्रैल इंडो पैसिफिक के अंदर 4 to 5 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप होंगे यूएस के. 4 to 5 is bringing here. क्यों? बेस्ट पार्ट इज यूक्रेन में लड़ाई छिड़वा दी, गाजा में लड़ाई छिड़वा दी. वो चाहता है यहाँ पे चीन का किसी न किसी के साथ लड़ाई हो. P1 उसका इंडिया है, कि इंडिया का चीन के साथ, भारत का चीन के साथ लड़ाई हो. P2 इज ताइवान. P2 इज ताइवान, उसके तरफ से P1 इज इंडिया, ताकि सब तरफ लड़ाई छिड़े. तो अभी जैसे आपकी डिपेंडेंसी काफ़ी रशिया के साथ है, लेकिन जब आपको और हथियार चाहिए, आप रशिया के साथ नहीं जा सकते. उसको पता है कारगिल वॉर में काफ़ी मदद इजराइल ने किया था, आपको आर्टी शेल्स वगैरह की चाहिए थी टू बिल्ड अप योर आर्टी शेल्स. आपके खुद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपने इमरजेंसी एक्सपेंशन किया था, वो भी कम पड़ रहे थे और मंगा रहे थे, क्योंकि आपको पता नहीं था कि कितना लंबा चलेगा और किस किस सेक्टर्स में खुलने वाला है. लेकिन आज तो वो बात नहीं है. नहीं, आज तो वो बात नहीं है, लेकिन जब खर्च होने लगेगा तो आपको चाहिए होगा. तो केवल अमेरिका की जो आर्ममेंट इंडस्ट्री है उसी से पैसे मिलेंगे. अभी तो इतने बिलियंस और बिलियंस कमा रहा है यूक्रेन की लड़ाई से और इजराइल की लड़ाई से. यानी जब वो कहता है कि मैंने 64 बिलियन एड दे दिया है टू यूक्रेन, तो वो 64 बिलियन पैसा नहीं जाता ना उसके पास. वो 64 बिलियन तो उसके आर्म्स इंडस्ट्री को गया है. वो आर्म्स इंडस्ट्री हथियार दे रहा है. अब वो कह रहे हैं लोन. सबको पता है लोन वापस होने वाला नहीं है, क्योंकि लोन वापस नहीं होने वाला है. तो वही चीज़ है, हम एक तरफ चीन को दबाते हैं कि आपने लोन दिया और लोन नहीं हुआ तो आपने हम्बन टोटा ले लिया, या जिबूती ले लिया, या ग्वादर ले रहे हो आप उनसे, यही कर रहे हो. अमेरिका कौन सा दूध का धुला है. वो जगह नहीं लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता है. अभी जैसे ऑलरेडी आप देख लो, यूक्रेन टोटल ट्रेडर स्ट्रेटजी. हाँ, टोटल ट्रेडर स्ट्रेटजी. यूक्रेन इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप. ओ, बल्कि दुनिया का ही है. वीट वगैरह काफ़ी वहाँ से जाता था. वो अलग बात है कि आजकल हम काफ़ी दे रहे हैं, क्योंकि वो बंद हो गया है. ऑलमोस्ट अबाउट
20 to 30% of the land has been taken over by American companies, DuPont, Cargill, ये सारे इनके, Monsanto, इन्होंने वो जमीन ले ली है। अब वो पूरा जमीन हथिया लेंगे। अच्छा तरीका है, आपस में लड़ाई करवाओ और फिर उनके ऊपर ले लो। अपनी कंपनीज के थ्रू कॉलोनाइज करो। करेक्ट। आपने तो वो इसी तरह कहता है, लोन दिया है, लोन वापस नहीं कर सकते। एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दी है ऑलरेडी, अभी तक जितने पैसे दिए हैं फॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन कब होने वाला है पता नहीं। दिया किसको है? ब्लैक रॉक। सो उस मेरे को लगता है चीन ने उनसे सबक सीखी है, क्योंकि जब टंग शाओपिंग ने खोला था चाइना को, तो पहला डील था, बिकॉज उनके किताब में लिखा था सुन यात सेन ने, लर्न फ्रॉम द वेस्ट एंड डेवलप। तो उसका पहला ये था कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए उसने वैकेंसीज ली थी ऑल ओवर यूएस एंड वेस्ट कॉलेजेस में, और वो सारे गए वहाँ सीख के वहाँ पे रहते हैं और लोग वापस आते हैं। और जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी स्टीलिंग, उनके थ्रू, यानी आप हर कंप्यूटर को क्यों हैक करोगे? उन कंप्यूटर्स को हैक करोगे जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कौन बता रहा है आपको? वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कहाँ आ रहे। और उनके ऊपर दबाव कैसे है? उनके परिजन जो है, फैमिली जो है, वो यहाँ है, चीन में है। अभी उन्होंने तकरीबन 40-50 देश और मे बी मोर अंडर द गार्ब ऑफ लाइजन ऑफिसर चाइनीज पुलिस स्टेशंस खोल रखे हैं। कनाडा में बड़ा इशू हुआ था ये। यस, एंड दे कीप ट्रैक ऑफ देयर डायस्पोरा। उनको थ्रेटन करते हैं अगर वो सीपीसी के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये जो दबाव का चीज़ है, ये वेस्ट से ही सीखते हैं। हम केवल अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं, जो चीन के 2 सीनियर कर्नल्स ने 99 में किताब लिखी थी, जिसके अंदर से 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी निकल। इस किताब से पहले एक एंगल करके हैं, उन्होंने लिखा था ऑफ यूएस एंड वेस्ट का फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। ही कॉल्ड इट फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, यानी आपके जिंदगी के हर पहलू को वो कंट्रोल करेंगे। आप क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। अभी आप स्मार्टफोन ही ले लीजिए, आपने गलती से कोई एक ऐड खोल लिया, फर्ज कर लो किसी ब्रांड का कपड़े का, अगले 1 महीने के लिए आपको उसी का ऐड आएगा। किस कंडीशनिंग की, कहीं ना कहीं तो आप मान जाओगे। और जॉर्ज ऑरवेल का वो 1984 का जो थॉट Yes. पुलिस वाला जो आइडिया है, यस, वो इन्होंने पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एंड चाइना इज कॉपिंग बिकॉज दे हैव लर्नड फ्रॉम देम, एंड आई वुड से चाइना इज अ वेरी पुअर कॉपी। इट्स नॉट अ गुड कॉपी ऑफ हाउ द वेस्ट इज डूइंग। अभी खुल के आ गया है, तो आईवी लीग का जो नशा होता था पहले, वो टूट गया है। नहीं तो यूएस के आईवी लीग, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, मेरी बेटी खुद येल से पढ़ी हुई है, येल, ये सारे कॉलेजेस पे जाते थे। अब धीरे धीरे वो नशा टूटने लगा है कि यार ये तो गलत चीज़ बताते हैं हमारे देश के बारे में, क्योंकि अभी हम अपने असली इतिहास पे आए हैं। हमें पहले हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, क्योंकि हिस्ट्री मतलब हिस्टोरी, इतिहास मीन्स ऐसा हुआ था। तो हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, पहले हम कहानी पढ़ते थे कि हम क्या हैं। तो अभी लोगों को, जो यंगर जनरेशन है, जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन किया है, उसमें ये सोच आने लगी है, यार क्या ये सही है, वहाँ जाके पढ़ो ना पढ़ो, वहाँ ये दिक्कत है। तो इस तरह से आपको कंट्रोल करते हैं। चाइना ने वहीं से सीखा है किस तरह से कंट्रोल करना है। जो जैसे किसिंजर ने भी अपने एक टॉक में बताया था, माइकल पिल्सबरी ने भी लिखा हुआ है कि टंग शाओपिंग के जो लेक्चर्स हैं, इन्होंने ट्रांसलेट नहीं किए हैं इंग्लिश में, कुछ एक ही किए, जैसे बाइड योर टाइम एंड हाइड योर क्लॉज एंड नेवर टेक लीडरशिप। वो उसका एक 24 कैरेक्टर उनका चाइनीज़ में
अल्फ़ाबेट नहीं है, कैरेक्टर लिखते हैं। तो 24 कैरेक्टर का ये एक स्टेटमेंट था टाओ ग्वांग यांग हुई। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई हमें पूरा डेवलप्ड और ताकतवर होने में 100 साल लगेंगे। दिस वाज अ स्पीच अराउंड 1985-86, विच मीन्स 2000 अभी 85, मतलब 60 साल अभी और हैं उनको पूरा पावर होने के लिए। तब तक चुपचाप रहो, कुछ मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा भी था उसमें कि अगर आप दिखा दोगे कि मेरे में ताकत है तो ये वेस्ट वाले आपको खा जाएंगे। उसमें हमारा शी जिनपिंग तो हाँ, 2011 में yes. दिखाना शुरू कर दिया। वही गलती कर दी उन्होंने। एंड ही हैड सेड, जैसे शी जिनपिंग 5th जनरेशन 2nd टेन्योर, दैट इज शी जिनपिंग अपने 2nd टेन्योर में स्टडी कराए एट द स्टार्ट ऑफ हिज 2nd टेन्योर टू सी कि हम कितने ताकतवर हुए हैं, हमारा इंटरनली इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ है कि नहीं, हम कहाँ पहुँचे हैं, आर वी ऑन द लाइन, क्या ये 100 साल से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, टेक अ कॉल देन एंड प्रोग्रेस। लेकिन ओपनली बताना नहीं है कोई टाइमलाइन। अब दिक्कत ये था कि अभी तक चाइना का 80 to 85% इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूएस एंड द वेस्ट, एंड ऑफ कोर्स जापान, साउथ कोरिया, ताइवान। 15% only was internal consumption, वो 15% was dependent on this export, उससे पैसे आते थे। तो 2002 से ही अगर आप देखोगे, हु जिनटाओ had been talking about in his economic policies of increasing internal consumption, वो हुआ नहीं। अब हम हिंदी में कहते ना, जल में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने वही कर दिया, आंखें दिखाने शुरू कर दी, और उससे पगले ट्रंप आ गया, उसने थप्पड़ मार दी उसको। और इस तरह से जूते पड़े हैं कि वो सोच रहा था कि बाइडेन को ले आएंगे, वो ये सारे चीखते रहे रशियन इंटरफेरेंस। आई सेड मैक्सिमम इंटरफेरेंस वुड हैव बीन फ्रॉम शी जिनपिंग, चाइना। वो सोचा बाइडेन आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, बाइडेन तो ट्रंप का भी बाप निकला, और भी सैंक्शंस डाल दिए उनके ऊपर। एंड द वर्स्ट what hit them was COVID. And his, I would say, foolish policy of zero COVID. Zero COVID में क्या होता है, अगर एक बंदा भी आपको मिल जाए किसी सोसाइटी में, पूरे ब्लॉक में, कि इसको कोविड हो गया, पूरे ब्लॉक को प्रॉपर सील करके ताला लगा देता था, कोई किसी को अंदर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं देता था। ऐसे 3 साल चलाया। अब यू आर दी सप्लाई चेन हब, बाकियों ने किया नहीं, तो नाउ दे हैड टू डाइवर्सिफाई। एक्सेप्ट फॉर बल्क ऑफ द जापानीज, साउथ कोरियन एंड ताइवानीज, उनका तो MSMEs का चाइनीज मेनलैंड में होना मेक्स इकोनॉमिक सेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर वेरी लेस। हालांकि अब वो तोड़ रहे हैं उसको, एंड दे आर शिफ्टिंग इट आउट टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक फिलीपींस में भेज रहे हैं, थाईलैंड भेज रहे हैं, वियतनाम भेज रहे हैं कि चाइना से निकाल दें। बाकियों ने अपना शिफ्ट कर दिया, एंड दे शिफ्टेड टू अदर सप्लाई चेन्स। इंडिया में भी दे आर लुकिंग एट इंडिया टू मेक इट अ रीजनल सप्लाई चेन हब। कई लोग इंडिया में बोलते हैं कि नहीं, इंडिया विल रिप्लेस चाइना। नो, एवरीबडी हैज लर्नड अ लेसन दैट यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन हब। तो मेरा मानना है कि यू विल बी अ मेजर सप्लाई चेन हब फॉर द रीजन, दैट इज इंडो पैसिफिक के लिए यू विल बी अ मेजर सप्लाई चेन हब। बाकी यूरोप वगैरह दे विल लुक एट अदर प्लेसेस विच इज क्लोजर टू देम टू मेक अ सप्लाई चेन हब। अब वो हब बन गई। अब जब लोगों को रौश आ गया, और जब तीसरा टर्म ले रहे थे आपने वाइट पेपर लेके, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ CPC इसके नाम से नारे लगे थे कि वी डोंट वांट शी जिनपिंग। दैट वाज आई थिंक बिग ब्लो टू हिम, धक्का लगा होगा उसको। उसने सडनली आपने बंद कर दिया। अच्छा, बंद क्या किया आपने? हेल्थ सर्विस भी बंद कर दी। उसके बाद कितने मरे हैं हमें नहीं पता, उसके पहले भी बहुत मरे हैं, हमें पता नहीं है, क्योंकि
8-9 महीने के अंदर ही तकरीबन 3 मिलियन सिम कार्ड होल्डर्स का नाम गायब हो गया। हाँ, वो तो आया था। और तो उनकी जो लेवल ऑफ पुलिसिंग है दैट हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड। Many fold. So you never know how many have died, what has happened. पहले लोग थोड़ा बहुत VPN लगा के बाहर से कनेक्ट कर लेते थे, ट्विटर चला लेते थे, लेकिन अब नहीं अभी कर तो पाते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉस लेके आया है। इनका जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, ये तो मैंने अपने आप मेरे आँखों के सामने देखा है। 2018 में मैं USI में होता था एज डिस्टिंग्विश्ड फेलो रिसर्च करने के लिए। तो USI का अर्ली 1990s के साथ सिचुआन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU था। तो उसके बेसिस आई हैड गॉन फॉर अ वीक टू टेक क्लासेस फॉर द अंडरग्रेड एंड ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस एंड इंडिया US रिलेशंस। वहाँ से फिर बीजिंग में जो इनकी डिफेंस अटैचेस थे सारे कंट्रीज़ के, उन्होंने इनवाइट किया था फॉर मी टू गिव अ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन द इंडो पैसिफिक। मैंने अपने बंदों से बोला कि यार बड़ा सुना है इनके बुलेट ट्रेन का। तो आई सेड शंघाई टू बीजिंग आई विल गो बाय द बुलेट ट्रेन। तो मेरे यूनिट का ऑफिसर वहीं पे वाज असिस्टेंट DA इन बीजिंग एट दैट टाइम, इज डूइंग हायर कमांड एट द मोमेंट, अबरोल करके हैं, कर्नल अबरोल। तो उन्होंने टिकट ऑर्गेनाइज कर दिया। मैंने उनके घर पे यहीं पे उनके पापा को पेमेंट वगैरह कर दी एंड ही रिसीव्ड मी। आई स्टेड विद हिम। रेलवे स्टेशन इज लाइक देयर रेलवे स्टेशन, एट लीस्ट इन Chengdu where I was, is like our airport. Right. You cannot enter without a ticket. Okay. जो सी ऑफ कर, हालांकि एयरपोर्ट में सी ऑफ करने के लिए चेक इन काउंटर तक आप आ सकते हो, बट स्टेशन में आप नहीं आ सकते। अब जब रेलवे स्टेशन को एंटर करने गया तो 2 दरवाजे थे बगल बगल में, वन साइड फॉर द लोकल्स, द अदर साइड फॉर फॉरेनर्स विद पासपोर्ट। तो मेरा पासपोर्ट लगाया, टिक मार्क आया, टिकट देख के, एंड आई वाज बीइंग अलाउड टू गो। मेरे साथ एक आदमी आया था, दे हैड टू ब्रिंग द सोशल सिक्योरिटी कार्ड। आपके साथ जो मेरे बगल में जो जब 2 लाइन चाइनीज था, जो वो चाइनीज था, लोकल था, हाँ। यानी मेरे साथ मतलब वो लाइन में साथ खड़ा हुआ था। ओके। तो ही वॉज गोइंग थ्रू द अदर डोर, उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड लगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ सोशल सिक्योरिटी कार्ड। वहाँ रेड आ गया। जब टिकट खरीदा था तो ही हैड एडिक्वेट नंबर्स अवेलेबल इन हिज सोशल क्रेडिट टू बाय द कार्ड टिकट। ओके। बट बाय देन कुछ गड़बड़ की होगी, CPC के अगेंस्ट कुछ बोल दिया होगा, कुछ बात हुई होगी। ही वॉज नॉट परमिटेड टू कैच द ट्रेन। रेड आ गया, ही वॉज नॉट परमिटेड टू एंटर। वो लड़ रहा था, उसको धक्का दे दिया, तो मैं अंदर गया। फिर बंदे से पूछा तो कहता नहीं, उसका क्रेडिट कट गया था, सो यू आर नॉट अलाउड टू कम। इस तरह के ड्रैकोनियन लॉस। दिस इज द सोशल से I had heard about it, I had read about it, I saw it in action. तो ये बताएं कि विदाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विदाउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाइना सुपर पावर कैसे बन जाएगा? मैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि ये जो इनकी GDP है, ये रियल है या इमेजिनरी है? 2 बोलूँगा मैं। पहले तो जो आपने सुपर पावर का बोला था, आज के हालात ये है कि सुपर और पावर के बीच में कोलैप्सिंग डाल दो आप। सुपर कोलैप्सिंग पावर। यस। ओके। थोड़ा बहुत पावर आया था, बढ़ रहा था। अगर ये इन्होंने शी जिनपिंग को सेलेक्ट ही मेरे हिसाब से गलत किया था। इनका ये बना हुआ था, टंग शाओपिंग ने डाला था कि एक दफ़ा उनके पार्टी से या प्रिंसलिंग वाला बनेगा। दूसरा इन्होंने शुरू किया था कम्युनिस्ट यूथ लीग। प्रिंसलिंग है जो पहले से इनके बाप दादा कम्युनिस्ट पार्टी में थे, यूथ लीग है जो नहीं थे बट कम्युनिस्ट पार्टी में आए हैं और अच्छा करेंगे। तो उसके बाद जैसे चांग जेमिन बना था जो प्रिंसलिंग था, नेक्स्ट हो जिनटाओ बना था, उसके नेक्स्ट टर्न एक्चुअली बोर्जिलाई का था, जो चोंगचिंग का
गवर्नर था, हेड था, पार्टी का हेड. ही वॉज सपोज टू बी अ ब्रिलियंट गाय एंड वो आना था. उसने एक गलती कर दी. उस वक्त एक बीजिंग फैक्शन था जो टंग शाओपिंग चलाता था, शंघाई फैक्शन था जो जियांग ज़ेमिन चलाता था, और कम्युनिस्ट यूथ लीग का फैक्शन था जो हु जिनटाओ चलाता था, और तीनों बैलेंस में रहते थे. इसने अपनी एक चोंगचिंग फैक्शन शुरू की. उधर का मिलिट्री रीजन, जो उन दिनों मिलिट्री रीजन्स होते थे, ये क्या बताइए? चोंगचिंग. चोंगचिंग इज साउथ ईस्ट ऑफ चांगदो. इट्स ऑन द वुहान से साउथ ईस्ट आता है. दिस इज बिहाइंड द डैम, थ्री गॉर्जेस डैम. थ्री गॉर्जेस एंड इट पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो गया, बहुत इंडस्ट्रियल बनाया था उसने. तो वहाँ का जो मिलिट्री रीजन का कमांडर था उसके साथ दोस्ती कर ली, उसको ऑन बोर्ड ले लिया, वहाँ के पुलिस वाले को ऑन बोर्ड लिया. ये फटा जब जो पुलिस हेड था, पता नहीं उनके साथ क्या हुई, बात क्या हुई. ही रैन टू द अमेरिकन कॉन्सुलेट इन चांगदो एंड सॉट असाइलम. और अमेरिकन्स ने इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम असाइलम, दे हैंडेड हिम ओवर टू सीपीसी. और गाज फटा बोजिलाई के ऊपर. बट डायरेक्ट उसको इंडिक्ट नहीं किया, उसके वाइफ को इंडिक्ट किया. एक ब्रिटिशर था वहां पे बिजनेसमैन, उसके मर्डर पे, और ये जेल में है अभी. तो इट वाज सपोज टू बी बोजिलाई एज द बॉस, जनरल सेक्रेटरी, एंड ली केशांग एज द प्रीमियर. सो हो जिनटाओ ट्राइड टू मेक Li Keqiang the general secretary and get somebody else. But वो था प्रिंस लिंग आना है. एंड देन उस वक्त शारबरो शोल्स में इंसिडेंट हुआ फिलीपींस के साथ. शी जिनपिंग नॉन डिस्क्रिप्ट वाइस प्रेसिडेंट था, दिमाग ज़्यादा है नहीं. जो लोग इसके साथ काम किए उनके बारे में बात करो तो ये एवरेज टू बिलो एवरेज IQ, बट वेरी ऑब्स्टिनेट. एक बार ठान लेता है तो वो करेगा, सही गलत जो भी हो वो करेगा. दैट वाज हिज. सो ही वाज द वन हु पुश्ड CMC टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट फिलीपींस इन शारबरो शोल्स. ही सेड अमेरिका डर जाएगा, एंड ही बेस्ड इट ऑन व्हाट हैपेंड इन द कॉन्सुलेट इन चांगदो. ओके, जो हैंड ओवर कर दिया. CPC ने आग दिखाया, हैंड ओवर कर दिया. श्योर इनफ ओबामा ने क्या किया, फिलीपींस को हटाया शारबरो शोल से, जो उसके बिल्कुल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है, एंड जस्ट आउटसाइड 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम फिलीपींस. वेयरएज चाइनीज, इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 1000 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम देयर बॉर्डर. चाइनीज को हटाया ही नहीं. वो दिन है, आज का दिन है, चाइनीज वहाँ बैठे हैं शारबरो शोल में. सो सडनली बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री ऑन व्हाट ही सेड, द हार्डलाइनर्स पुश्ड फॉर शी जिनपिंग टू बिकम द जनरल सेक्रेटरी, एंड रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री. दे मेड द हिस्टोरिकल मिस्टेक. एंड और उनके यहाँ ऐसा कोई इंटरनल मैकेनिज्म करेक्शन का है नहीं, कुछ नहीं. जो डेमोक्रेसी में तो ये है कि पब्लिक जो है वो अगेंस्ट हो जाए और आपको जो है वो, जैसे कि हमारी UPA सरकार को पब्लिक ने उखाड़ फेंका. बिल्कुल. वहाँ पे ये था कि अभी जैसे 2 टर्म होते हैं, बट फर्स्ट टर्म या मिडिल ऑफ द फर्स्ट टर्म के अंदर आपके सक्सेसर को ले आते हो आप ग्रूम करने के लिए. तो एक था सुन गिनखाई, और फान फेंगा था जो नेक्स्ट CMC में वाइस चेयरमैन जाना था. वो जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट का हेड था. सेकेंड टर्म के पहले रातों रात दोनों को उठा के जेल में डाल दिया. उसने जो, हालांकि करप्शन तो ऐसा है, इज एंडेमिक इन चाइना. करप्शन के कवर में अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे और जो भी सक्सेशन लाइन था सबको जेल में काट के डाल दिया. आज की तारीख में कोई है नहीं
कोई बचा नहीं है जो इसके साथ आए। अब हुआ ये है कि इन्होंने एक शुरू किया था कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वो तोड़ दिया। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के उसमें इन्होंने क्या किया था कि भाई एक सेंसिबल चीज़ शुरू की थी टंग शाओपिंग ने और चैंग ज़ेमिन ने बढ़ाया था, लीडिंग स्मॉल ग्रुप्स करके। उसमें स्पेशलिस्ट को लाके बैठाते थे, तो हर एस्पेक्ट को आपके साथ स्पेशलिस्ट डिसाइड करके बताएगा, और जो कंसर्न्ड बंदे होते थे स्टेट में, स्टेट काउंसिल में, वो उस पे हेड होते थे। इसने सबको तितर बितर कर दिया, सब पे जो मेन चीज़ है सब पे वो हेड है। अभी जैसे इकोनॉमी इज सपोज टू बी विद द प्रीमियर, ना जी वो हेड है, आता जाता आपको कुछ है नहीं। अगर कोई स्पेशलिस्ट आपने जो कहा है उसके विपरीत कुछ कह दे, मतलब उसका खानदान, एक्सटेंडेड खानदान सब जेल में चला जाता है। अब रिट्रीव कैसे करोगे? टू गिव अ केस इन पॉइंट, आप बोलते हो पिछला प्रीमियर था ली केशांग, उसको तो मार दिया आपने। वो ही वॉज द काउंटरिंग फिगर, बोलता रहता था इसके अगेंस्ट कि नहीं है, ये है। लेकिन 2021 थोड़ा ओपन इकोनॉमी के, Yes. कैपिटलिज्म के फेवर में था। यस। और वैसे भी आप देख लो, चाइना इज नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, इट इज ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज्म बेसिकली। टोटली, बिकॉज कम्युनिज्म में वोम टू टोम एवरीबडी इज लुक्ड आफ्टर। यहाँ तो वोम टू टोम यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, और पे करने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं बचे। 2021 में ही हैड ओपनली सेड that out of the 900 working age population that he has, 900 million, 600 million are barely surviving on the 1,000 yuan a month. And at that time, the poverty line was 1,500 yuan a month. My God. So that's the superpower. उसके अगेंस्ट इतना निकला था ग्लोबल टाइम्स में ये सब, बट दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही वाज सेइंग। ली केशांग उसको उड़ा दिया आपने। यानी यू कांट, डोंट टेल मी स्विमिंग करते हुए हार्ट अटैक आ गया। आपका बंदा है, रिटायर्ड प्रीमियर है, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल, एंड इवन इफ ही हैड अ हार्ट अटैक यू कैन रिवाइव हिम, ऑल द डॉक्टर्स, एवरीबडी इज देयर। तो उसको तो उड़ा दिया। चेनगांग को तो और हु जिनताओ के साथ कैसा यह बर्ताव किया आपने। किया वो तो सबके सामने ही था। हाँ, सो अब ये उसको प्रॉब्लम आ रहा है कि कहाँ से लाएं पैसे। पिछले साल ही एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आर्टिकल निकला था कि 2006 से ये ईयर ऑन ईयर 2% अपना जीडीपी बढ़ा के बता रहे। ओके, तो आज के तारीख में तो बेरली 7-8 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी अगर है तो है, अगर है, दैट्स व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग। जैसे अभी ये कहते हैं कि मेरे रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स $3 ट्रिलियन है, अच्छी बात है। आपके स्टॉक मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने में $7 ट्रिलियन का घाटा हुआ है। अब अगर इसी तरह से स्टॉक मार्केट चलेगा तो कौन आएगा स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्ट करने के लिए, एफडीआई में? और आपने पैसे कितने डाले? 300 बिलियन। कहाँ 7 ट्रिलियन और कहाँ 300 बिलियन? अगर आपके पास, कह रहे हैं आप 7 ट्रिलियन डॉलर्स थे, तो कम से कम 1 ट्रिलियन तो देते या 2 ट्रिलियन तो देते। आप तो दे ही नहीं रहे हो। आप अपनी जीडीपी कैसे बढ़ा रहे हो? जो भी पैसा आपके पास है, फॉरेन एक्सचेंज $3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन तो डाल देते। वो भी आप डालने को कतरा रहे हो, नहीं देना चाहते हो। तो किधर हैं आपके पैसे? आप सारा बैंक से पैसे निकाल के आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर। एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा था कि एक इट इज लाइक अ वन आइटम इकोनॉमी। यस, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, डिमांड हो रहा है, तो ब्लाइंडली आईएमएफ से इसकी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। वो जीडीपी ग्रोथ का फ़ायदा क्या है? जैसे टू गिव एन एग्जांपल, इतने सारे हमें पेपर में लोग लिखने लगते हैं कि अरे इतने 1000 किलोमीटर्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बुलेट ट्रेन्स हैं। अच्छी बात है, Making इट्स अ losses. वाइट एलिफेंट।
When I traveled in a bullet train, the coach had a seating capacity, I think about 60 or 70. हम 8 लोग थे उसमें. And this is Shanghai, Beijing. Yes, Shanghai Beijing, हम 8 लोग थे उस कोच के अंदर. Only 8. So that is supposed to be their कि वो cash cow. Yes. अब अगर उसी में 8 लोग जा रहे हैं, no, not Shanghai, Chengdu to Beijing. Chengdu to Beijing, we were only 8. The only line which is making profit is Shanghai Beijing. Rest, all the lines are making losses and they have become a white elephant. Beijing से मैं निकला बाहर, driving towards to see the Great Wall of China. You see a whole mini city like Gurgaon, खाली, empty. बनाया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर. अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आप मेरे को बोलो कि इसके 2 डिजिट ग्रोथ है, तो ऐसे ग्रोथ का फायदा क्या? इट इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू द लोकल पीपल, एनीथिंग टू द पीपल. अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके 60% लोग जो है वो 1000 युआन पे सर्वाइव कर रहे हैं, Yeah. 60 million out of 90, that's 2/3. Yes. It's a telling statement. And this was his 600 out of 900. 600 out of 900, and he's telling it in a press conference, and it is quoted that this is the problem. People don't have. उनके वेबो या वी चैट के अंदर देखो, जब ये कहता है बाई चाइनीज एंड डोंट बाई फॉरेन टू डेवलप आवर मार्केट, कहते हैं गुड, गिव मी मनी. तो पैसा नहीं है तो खरीदेगा क्या? नाउ ही इज रियलाइजिंग ना, if you look at last year, FDI is negative, and the biggest supporter of CPC was Wall Street. Last month, they have walked out of China. And the markets have collapsed. Totally collapsed. They walked out of China, they are eyeing India. So in one of my talk before the budget, I had said that we must be very careful. They must not be allowed to play our market. They must be tasked to give investments, make investments for our development, and whatever is left you can play the market, because I remember what happened to the Asian tigers. All these people came, Malaysia, Thailand, Singapore, South Korea, सब develop हो गए, and only one person to be blamed, Mahathir Mohamad. He started showing eyes to the west. 1 साल लगे, markets collapsed. You may arrest that Allen something, जिसको भी arrest कर दो, but the fact is that the past that we played your market and took out the money and you collapsed. After that, Singapore, South Korea, they made their deal with you, and Taiwan, so they have survived. Where is Malaysia today? Where is Thailand today? So, अगर वो economy का आप देखें कि year on year 2% from 2006, so मतलब कोई economy तो बची नहीं. बैंक सारे, 5 of the leading banks have got a negative rating today from S&P and Moody's. अगर आपके लीडिंग बैंक्स को ही नेगेटिव रेटिंग आ गया है, आप तो पैसे कहीं से भी नहीं उठा सकते, कोई देगा भी नहीं. सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनी थी, एवरग्रैंड कोलैप्स कर गई है. नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, almost 1/3 of his GDP was dependent on reality sector. Evergrande is the tip of the iceberg. They are like that of almost 50 plus more companies who are all इसी कगार पे खड़े हैं. अगर आपकी रियलिटी ही खत्म हो गई है, जो 1/3 ऑफ योर GDP है, तो कहाँ से बोल रहे हो कि मैं इतने $1 trillion का GDP हूँ? बचा क्या है आपके पास? 1/3 of the GDP is hell of a lot. If you really look that they are trying to be superpower in economic terms, तो अगर US से कंपैरिजन करते हैं तो US की जो सारी की सारी जो ग्रोथ थी, उसमें एक्सपोर्ट वाज ओनली अ फ्रैक्शन. बाकी तो उनका जो इंटरनल कंजम्पशन इज एनॉर्मस. वो अलग बात है कि वो क्रेडिट पे रहते हैं, वो बात अलग है, बट देयर इज इंटरनल कंजम्पशन. आप सामान बना रहे हो, अंदर बिकता है, आज भी बिकता है, वो इतना बिकता है कि पूरे वर्ल्ड का कंज्यूम करता है वो. यस, बट आपके पास कोई बिक नहीं रहा है. अब आप BYD का ही ले लो, देयर आर सो मेनी वीडियोस. अब किसको बिलीव करो? आप कहते हो कि टेस्ला को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, सब तरफ आ रहा है BYD. Whereas when you look at videos coming out of China,
There are millions of EVs which have been bought, which have been given to the dealer. Dealer has bought it, shown as bought, registered, but lying by the roadside, lying in dumps by the millions. तो इसका क्या कहोगे आप कि किधर जा रहे हो आप? अब BYD बिक रहा है क्योंकि आप इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो. अब इतना ज़्यादा सब्सिडी दोगे तो आपने अपने वर्कर्स को पैसे क्या दोगे? उसका भी एक रिपोर्ट निकल के आया है. उन्हीं केस में से इनके होता था सैलरी एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सैलरी वर अलाउंसेस. सबसे पहले कटा, सारे अलाउंस चले गए. अब सैलरी दे से 50 to 60% कट. अगर आप 40 के ऊपर हो आपको पिंक स्लिप मिल जाएगा क्योंकि नाउ योर सैलरी इज गोइंग हायर विच ही कांट अफोर्ड टू पे. अब कॉलेज ग्रेजुएट्स को आप दे रहे हो कि भाई ये ले लो. उनको भी पता है कि आप नौकरी कितने मिलेगी, मेरे को कितने देर तक चलूँगा. सो वी ऑलवेज से द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री इज़ योर यूथ. यूथ पे ध्यान दो. यूथ में अगर मोराल है, कुछ करने का जज्बा है, देन योर फ्यूचर इज स्ट्रॉन्ग. अनफॉर्चुनेटली वहाँ के यूथ में है नहीं. व्हाट रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट इज, पहले आया था टांगपिंग. चाइनीज़ में टांगपिंग मतलब कुडंट केयर लेस. यानी ये ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं. टांगपिंग, कुडंट केयर लेस, कि भाई ग्रेजुएट भी बन जाऊंगा, जॉब्स है नहीं, आई डोंट केयर क्या होता है, मुझे कुछ करना नहीं है. दबाव है क्योंकि सिंगल चाइल्ड है. तो अगर सिंगल चाइल्ड है, डेमोग्राफी कोलैप्स कर दी इन्होंने. यस, सिंगल चाइल्ड है एंड दैट इज थैंक्स टू टंग शॉपिंग. कितनों को ज़बरदस्ती उसने अपना स्टरलाइज किया हुआ है. एंड दे वर सच ड्रैकोनियन लॉज अगेंस्ट पीपल हैविंग मोर देन वन चाइल्ड. And today they are paying the penalty. और अब नाउ पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट, तो आप उसको वापस भी लाना चाहे तो नहीं ला पा रहे. Not only used to it, to add to that it has become very expensive. Like 2018 में जब गया था, जो मेरा येलो था, his parents were high up in the local communist party out there. That's how he was able to go and do his graduation in Canada. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चांगदू यूनिवर्सिटी में आया था, सिचुआन यूनिवर्सिटी में. He and his wife, they were married. Familial pressure, शादी हो गई. कहते 4 साल I couldn't afford this college fees despite being in the, my parents and her parents being high up in the communist party, in the provincial communist party. So because of that, he got a shop outlet in the communist party headquarters in Sichuan, Chengdu mein, where he ran a Chinese fast food joint for 4 years, he and his wife. Collected the money and now he was doing his post-grad. मेरा एलओ लगा था क्योंकि उसको अंग्रेज़ी आती है. तो उससे पूछा मैंने, एशियंस में तो अभी तक 4 साल तेरी शादी होगी तो पीछे पड़ गए होंगे बच्चे के लिए. कहता है यस, देयर आफ्टर माई ब्लड, आई कांट अफोर्ड इट. एक रूम विद किचन एंड बाथरूम, एंड वही रूम इज़ योर बेडरूम, वही रूम इज़ योर लिविंग रूम, वही रूम इज़ योर स्टडी रूम, दोनों पढ़ रहे हैं. किचन बाथरूम, 2700 yuan a month is the rent he was giving. कहता है कमरे का रेंट, मेरे वाइफ के फीस, मेरा फीस, लिविंग चार्जेस, पैसे कहाँ हैं? बच्चे की डिलीवरी, बच्चा हो जाए, शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो हु इज गोइंग टू पे द गायनोकोलॉजिस्ट मनी? कहता 9 महीने पहले तो उसका महीने दर महीने मैंने उसको चेकअप के लिए लेके जाना, उसके फीस कहाँ से दूंगा मैं? उसके बाद बच्चा पैदा होगा, कहाँ से फीस दूंगा मैं? हॉस्पिटल के बिल्स कौन क्लियर करेगा? कहते मेरे पेरेंट्स समझ नहीं. आई एम टॉकिंग ऑफ 2018. आज तो 6 साल हो गए, तो पैसे भी नहीं है लोगों के पास. सो इवन इफ दे वांट टू, दे आर नॉट. सो तब तो कुडंट केयर लेस था. अब नेक्स्ट आ गया बाइलान, मीन्स लेट इट रॉट. यानी दैट इज समथिंग लाइक इक्वलेंट टू, हम कहते हैं हमारा मिड लाइफ क्राइसिस होता है, इनका तो ग्रेजुएशन क्राइसिस है. इफ योर यूथ इज डीमोटिवेटेड एंड डीमोरलाइज्ड, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर आर यू लीविंग बिहाइंड? व्हाट इज द फ्यूचर यू आर लीविंग बिहाइंड? एंड दैट इज वेयर आई फील इट इज नॉट द, बट दैट इज इन देयर डीएनए. यानी जब तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाता है,
they have always taken the draconian measures that the rulers have taken, and at the last straw of it, then they go for a revolt. No king has been overthrown without a revolt. And his biggest worry is now there is a group of princelings who have come up which he is not unable to touch, and others are scared of touching. There is a retired general, political commissar tha, Lin Xuan. He is the son of Liu Shaoqi, who was the president of China 58 to 68 माओ के टाइम में, और कल्चरल रेवोल्यूशन में उसको पर्ज किया था and killed him in the jail. So a lot of people had a lot of respect for that man. So now he has gathered the whole group together, and the biggest concern even for the Communist Party is his statement is a democratic, socialist, parliamentary form of system for China. Enough of Communist Party of China. And that has impacted the public a lot. इसलिए अब उनको डर है. अच्छा, PLA की बात करते हैं. PLA is the only armed force in the world which belongs to a political party. 87 में retired and serving generals had written to Deng Xiaoping that it is when you're opening up, it is now time for the PLA to be a Chinese armed force and an armed forces of the state and not the party. He refused. Then the Tiananmen Square thing happened, so the PLA kept quiet. It was around 2010-11 that Hu Jintao को भी इसी तरह से चिट्ठी गया. PLA doesn't want to be the military wing of the Communist Party. Okay. They want to be the military of the people, of the state of China, और द नेशन, of the nation. क्योंकि वहाँ नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा sentiment बहुत अधिक है. Now, when you bring this in, this is what happens. And the worry of the CPC is that the first task every time that has been given to the CPC, to the PLA, is to ensure the continued rule of the Communist Party of China on China. Now, if PLA goes away and becomes the Chinese armed forces, who protects The Communist Party. Communist Party? Okay. Now, that is one big concern. Second, whatever changes were being brought in, because पहले तो माओ के टाइम में तो it was mass attacks and all, like we saw in 62 also. Deng Xiaoping realized कि इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकते. So they saw it in Vietnam also. बहुत बुरी तरह पिटे थे वियतनाम. उसके पहले नाथुला में पिटे थे. नाथुला में पिटे थे, फिर वियतनाम में पिटे, फिर इतना डर गया था सोमद्रोंग-चू में, he blinked and he went for agreements. So now he started changing and saying that we should modernize, and slowly वो modernization कर रहा था, क्योंकि capable equipment बनाने के लिए भी लीड टाइम से, not only lead time, आप सब कुछ तैयार कर लो, फिर भी बनाने के लिए एक वो टेक्निकल टाइम चाहिए होता है. इतना टाइम लगेगा आपको सब कुछ चेक करके बनाने में. ये और इसके ऊपर इन्होंने जब 91 की लड़ाई हुई, गल्फ वॉर वाले, शॉक एंड ऑ, इन्होंने बोला यार इस तरह से तो हम तो पिट जाएंगे. सो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, वर्किंग टुवर्ड्स इट, और 96 से 99 के बीच में काफ़ी सेमिनार्स किए थे कि किस तरह से फ्यूचर बैटलफील्ड होगा, रियलाइजिंग दैट अगर आज शुरू करेंगे तो मेरे पास ये कैपेबिलिटी 20-30 साल में आएगा. तो दीज आर नॉट चेंजेस दैट यू कैन डू ओवरनाइट. इट टेक्स टाइम, फाइनाइट टाइम लगता है. तो ये इनफैक्ट 2005-06 में पिल्सबरी ने ये सारा ट्रांसलेट करके एक किताब निकाला था, चाइनीज PLA's व्यू ऑन फ्यूचर वॉरफेयर. उसमें ये सारे इनके एसेज वगैरह सारे प्रिंट किए हुए थे. उसमें इन्होंने 6 कॉम्बैट, फ्यूचर कॉम्बैट देखा था, जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक है, प्रिसिशन स्ट्राइक है, अभी हम बोलते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, तो वो तब का लिखा हुआ है.
AI, रोबोटिक्स, ये साइबर, ये सारे तब के लिखे हुए हैं उन्होंने कि इसके ऊपर हमने ध्यान देना है। उसके बेसिस पे ये पूरे 10 साल हु जिनटाओ ने उसने स्पेंड किया था। हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन बोलते हैं, वहाँ पे मिलिट्री सिविल फ्यूजन होता है। मिलिट्री डिराइव्स एवरीथिंग। द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी टेक्नोलॉजी इज द मिलिट्री। वो देख के सब कुछ सेट हो जाता है, उसके बाद ही वो सिविल में डालते हैं। तो वहाँ से शुरू हो गया था सारा कुछ। अब ये चैंपियन आए। अब इन्होंने बोला कि मेरे टाइम में मैंने बताना है कि मैंने बहुत किया है। अब वो बोलो आप कि भाई big shipbuilding countries like USA and others, let us say, build 10 ships in a year. ये कहता है मैं तो 5 शिप दो महीने में ही बना दूंगा। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल हैज बीन द थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका डेक फट गया। डेक ही फट गया उसका। अब उसने, और वो सबमरीन जो डूब गई, सबमरीन डूब गई। अच्छा, डेक फट गया। ये इन्होंने जो यूएस ने स्टीम लॉन्च किया, ईमाल्स बोलते हैं उसको, स्टीम लॉन्च करते हैं। अदरवाइज हम तो कैटापुल्ट से लॉन्च करते हैं, स्टे बार्स के साथ हुक से रोकते हैं। उन्होंने नया टेक्नोलॉजी निकाला है कि स्टीम से लॉन्च करेंगे, एंड फॉर दैट दे कन्वर्टेड देयर एयरक्राफ्ट टू जनरेट दैट मच ऑफ स्टीम एंड प्रेशर। द एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उससे वो पावर जनरेट होता है। अब इतना ताकत जनरेट होता है तो मटेरियल को भी तो स्ट्रांग करना पड़ता है, डेक को। तो मटेरियल साइंस उन्होंने देखा नहीं अपने, दे हैवंट पुट द मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर इन दैट। लॉन्च किया तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वर्चुअली द एंटायर लेंथ ऑफ द डेक, and horizontally almost half the length of the deck में you can see the OSINT पे जो फोटो आया, फट गया है, डेक ही फट गया। दूसरा जो इनका बना था शैंगडोंग, बड़े धूमधाम से इन्होंने 2019 में नेवी को हैंड ओवर किया। वो हैंड ओवर हुआ और दालियान जो पोर्ट है नॉर्थ फ्लीट में, उसके अंदर चला गया। निकला कब? पिछले साल, जब ये अपनी साइविंग गई थी टू यूएसए, रिसीव हुआ था कनाडा, यूएसए एंड लैटिन अमेरिका टूर में गई थी, तो इन्होंने दबाव डालना था। तो दे सेड वी विल डू अ 72 आवर ब्लॉकेड ऑफ ताइवान, एक्सरसाइज था। तब ये एयरक्राफ्ट कैरियर निकला। अब एयरक्राफ्ट कैरियर निकलता है पूरा कैरियर बैटल ग्रुप के साथ। भेजा क्या? एक साउथ सी फ्लीट से एक शिप और नॉर्थ फ्लीट से एक छोटा शिप, एक डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर। इनके पास गिनती के 2 लॉजिस्टिक शिप हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। एक छोटा लॉजिस्टिक शिप, अरे यार एयरक्राफ्ट कैरियर है, इट कैन सस्टेन इटसेल्फ फॉर मिनिमम 15 days इफ नॉट मोर लॉजिस्टिकली। 72 घंटे की एक्सरसाइज के लिए लॉजिस्टिक शिप किस लिए लेके जा रहे हो? ये कौन सा आप एयरक्राफ्ट के एक्सरसाइज कर रहे हो? अच्छा चलो, मिलिटरीली एंड टैक्टिकली तो बिल्कुल ही ब्लंडर बस था वो, बिल्कुल बकवास। वहाँ से निकला, आज फिर दालियान में ही है। और क्या बोल रहे हो, अपग्रेड के लिए गया है। अभी यार 2019 में ही तो निकला है, ऐसा कौन सा अपग्रेड हो गया? निकला एक बार है बाहर। और जो पहला वाला भी है वो कहते हैं दैट इज वो तो ट्रेनिंग, हाँ वो तो ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ उसका लियाओनिंग, वो तो ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। See, landing and takeoff from a ship is the most difficult art of flying. Takeoff तो आप फिर भी कर दोगे, लैंड करने के लिए पहले शिप तो खोजना पड़ेगा। It's like finding a needle in a haystack. And now you're coming on to land on a platform which is swaying, yawing, pitching, आगे से आगे जा रहा है, इस तरफ हिल रहा है, उसके ऊपर आपने लैंड करना है। You get just that fraction of a second to land properly. Otherwise, if you have the power to take off, otherwise you're going to crash in the sea. अच्छा, अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर लिए तो गए, पूरे 3 दिन में केवल 40 सॉर्टीज उड़ाए थे। इतना तो हमारे एक दिन में उड़ जाते हैं। 40 सॉर्टी मतलब
एक जहाज उड़ा। मेरे एयरक्राफ्ट कैरियर में 15 होते हैं, वो 3 दफ़ा उड़ जाते हैं, मतलब 45 तो वहीं हो गए एक दिन में। आप 72 घंटे में उड़ा रहे हैं। बंदे नहीं है आपके पास, ट्रेंड बंदे, और बंदों को ट्रेन करने के लिए आपके पास बंदे नहीं है। तो क्या कर रहे हो आप? पोच कर रहे हो यूएस एंड वेस्ट से सारे इक्विपमेंट के ऊपर बंदे आ जाएं हमें ट्रेन करने के लिए। क्लासिक केस इज द मरीन एविएशन पर्सन हु इज इन जेल इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस का, एंड ही इज फाइटिंग हिज एक्सपैट्रिएशन केस। उसने स्टेटमेंट में दिया है जज के सामने, मुझे $2.5 लाख पर मंथ दे रहे थे फॉर ट्रेनिंग। वाह। अब उन्होंने सब दबाव डाल दिया है उनके अगेंस्ट। ये है कि आप निकालते जाओ फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन उनको आप इक्विप नहीं कर सकते, उनका आर्मामेंट्स आपके पास नहीं है। नहीं, जो भी डाल दो आप, लेकिन बंदे को ट्रेन तो करना है। अगर आपने ट्रेन नहीं किया है तो वो कैसे करेगा? जैसे मिसाल के तौर पे देता हूँ, जैसे हमारे पास पहले मेरे यूनिट में वेस्टर्न इक्विपमेंट टैंक्स होते थे। पहले सेंचुरियन था जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद विजंत आया, अब T-72 आया। T-72 में काफ़ी स्विचेस वगैरह होते हैं कमांडर के पास। अगर उसने गलती कर दी तो टैंक ठीक से फायर नहीं करेगा। अगर हम छुट्टी के लिए गए हैं, 15 दिन छुट्टी के लिए गए हैं, तो 1 हफ्ता आने के फ़ौरन बाद जो भी टैंक कमांडर होता था उसका रिफ्रेशर कोर्स होता था कि भाई साहब आप 1 हफ्ते और कुछ काम नहीं करेंगे, टैंक पे जाएंगे, दोबारा समझ के आएंगे। अगर 2 महीने की छुट्टी चले गए हो तो 1 महीना पूरा रिफ्रेशर कोर्स दोबारा चलता है आपका कि भाई साहब समझ लो, भूल भाल गए हो। और ये आफ्टर हैविंग डन द फुल कन्वर्जन ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, टेस्ट एक्सरसाइज सब हो के आपको बोल दिया हाँ यू आर फुली कन्वर्टेड एंड फिट फॉर बैटल, उसके बाद ये हालत है। और हर यूनिट में ये हालत होता था। अब तो समझ गए हैं स्विचेस, लेकिन नए वाला जब भी आता है तो उसको कराना पड़ता है। आप अब हमारे पास ट्रेंड बंदे थे, हम कर रहे हैं, आपके पास तो बंदे ही नहीं है ट्रेन करने के लिए। टीचर कहाँ है जो ट्रेन करेगा? तो ये जो मरीन वाला था वो कह रहा था कि आई हैड गॉन, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग द ट्रेनर। इनके इंजन्स जो है एयरक्राफ्ट के अंडर पार्ड है, दे डिपेंड टोटली ऑन द रशियन फॉर देयर एयरक्राफ्ट इंजन्स। अब रशिया को अपने लिए चाहिए तो ये बोल रहे हैं हम अपना डालेंगे, अपना खुद अंडर पार्ड है। इनके पास जो इक्विपमेंट है अभी धीरे धीरे पता लग रहा है। एक दिसंबर के महीने में PLA डेली इज कंट्रोल्ड बाय द CMC। PLA डेली में एक ऑपेड आ गया था, द PLA इज नॉट रेडी टू गो टू वॉर एंड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फाइटिंग अ बैटल एट प्रेजेंट। इक्विपमेंट is an issue, training of men is an issue, we don't get enough time for training। वो निकाल दिया 1 हफ्ते बाद, वो बात अलग है, पर लोगों ने तो पढ़ लिया। ये दिखाता है कि आपके CMC में ही दरार है बिटवीन शी जिनपिंग एंड हिज ब्लड ब्रदर विच ही कॉल्स शांग यू जिया। अब वो पर्च करे जा रहा है, जैसे वो मिनिस्टर को पर्च कर दिया था, डिफेंस मिनिस्टर को, ली शांगफू। फॉरेन मिनिस्टर, हाँ, फॉरेन मिनिस्टर को तो मार दिया। नो, ली शांगफू इज द प्रोटेजे ऑफ झांग यूजिया। और मैंने पहले ही बोला था पिछले साल कि अगर जी शांगफू पे गाज पड़ी है तो जस्ट वेट, झांग यूजिया पे भी गाज पड़ेगी, बिकॉज ही वॉज गोइंग आफ्टर द इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। इक्विपमेंट डिपार्टमेंट वॉज रेज्ड बाई झांग यूजिया। उसके पहले ये जनरल आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट होता था। ऐसे अगर इसको पकड़ रहे हैं तो वो भी जाएगा, अनश्योर इनफ वो भी तेल लेने गया है, बट उसको डरते हैं। उसका दूसरा जो वाइस चेयरमैन है हुआ वेदोंग, ये दोनों, हुआ वेदोंग PLA में झांग यूजिया का प्रोटेजी है, और इन दोनों का PLA में फॉर वट एवर इट इज़ वर्थ बहुत रिस्पेक्ट है, because these are the last 2 people who have seen any form of war. Okay. Zhang Yujia was a company commander when they went to Vietnam. Then 91 में since Vietnam was not pulling back from Cambodia, तो Liaoning करके जगह है, वहाँ पे इन्होंने बॉर्डर स्कर्मिश करके उनके हाइट्स वगैरह कब्जा किए थे। उस वक्त Zhang Yujia was a company regiment commander and Hue Wedong had just joined and he was a platoon commander.
ये है। तो अगर मिलिट्री की हालत इतनी ख़राब है, इनकी इकोनॉमी की भी ख़राब, मिलिट्री की हालत इतनी ख़राब, तो ये डोकलाम में क्या सोच के घुसे थे? Doklam and Galwan were his biggest mistakes. See, डोकलाम प्लेटो में जब आया था तकरीबन 7-8 साल पहले, तब हम चुप रहे थे। हमारी गवर्नमेंट ने तब यूपीए की, लेकिन हमने उनको आगे बढ़ के रोका तो था ना। वो नहीं, जब 7-8 साल पहले आए थे तब यूपीए की गवर्नमेंट थी। अच्छा, नहीं, उन्होंने नहीं किया। मोदी जी के टाइम पे जब आए थे। अब जब डोकलाम पे आने की कोशिश की थी तो वहां पे रोक दिया उनको, तो इसीलिए वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया कि ये सोचे कि गवर्नमेंट तो शायद चेंज होगी लेकिन स्टेटस वही है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो पहले तो वो झटका लग गया। दूसरा ये सोचे कि इंडिया उस वक्त कोविड के साथ जूझ रहा है, तो अभी ये मौका है गलवान में आ जाए, और पिट गए बुरी तरह। उन्होंने 5 कैजुअल्टी ही एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनके वेबो को मैं उस वक्त फॉलो करता था, उसमें गलवान के पीछे जहाँ हेड माउथ है, गलवान रिवर जहाँ से निकलता है, उसके पास एक नया सिमेट्री बना था। उसमें मैंने चाइनीज़ में लिखा था, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके निकला था, सिमेट्री ऑफ गलवान मार्टियर्स। ग्रेव्स कितने थे? 143। ओके, Russians have stated 70 now, but that was removed within 4 days. 143 वाला 143 दैट वाज रिमूव्ड इन 4 days. within 4 days. बट 143 का नया ग्रेव बना हुआ है, सिमेट्री नया बना हुआ है। अब आप देख लो, वो तो प्रेशर आया था तब इसने 5 एक्सेप्ट। गलवान में भी डोकलाम में देख चुके थे कि दिस को। गलवान में उसका ये था कि कोविड चला है ना, अच्छा, तो शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो धक्का तो सबसे ज़्यादा लग गया उसको वहाँ पे, कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आया फौज का। और यानी फौज का पहले भी रिस्पॉन्स हो सकता था, बट धक्का लगा था पॉलिटिकल विल के ऊपर, कि मिसकैलकुलेट हो गया पूरा, कि हंसते हंसते जप्पी तो पा लेते हैं मोदी जी, लेकिन जब आप आओगे तो उसके बाद तो उसने अपना थिएटर कमांडर और सबको 4 थिएटर कमांडर बदली हो गए हैं अभी तक। इनफैक्ट विद फ्रॉम 20 जब ये हुआ टिल सितंबर 2021 4 थिएटर कमांडर बदली हो गए। अभी ये चौथा है जो है वहाँ पे, जिनको हैंड पिक कर करके ले जा रहे थे। एक को बोला नहीं इसको कैंसर है। क्यों भाई? थिएटर कमांडर इज लाइक द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको मेडिकल में पता ही नहीं था कि इसको कैंसर है, ऐसे 4th स्टेज कैंसर है, ऐसे पता नहीं चला कि कैंसर था इसको, अभी ला के बैठाया और बोल रहे हो कैंसर है, निकाल रहे हो। एक तो आई वोंट टेल द सोर्स, बट उन्होंने बताया था, वहाँ पे ही थे जब हम कैलाश रिज के ऊपर चढ़ गए थे, उनको बीट कर दिया था। नीचे उनका एक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड था हेवी टैंक्स के साथ, उसको डायरेक्टली हुक्म आया था टू अटैक एंड थ्रो द इंडियंस आउट ऑफ द कैलाश रेंज। ही रिफ्यूज्ड। He refused. He says, the person who's passing this order, please come here and have a look what the situation is. I will not go on a suicidal mission. अब उसका हुआ क्या बाद में पता नहीं मेरे को। He refused to go. अब प्रॉब्लम ये है कि if you look from the top to the bottom, the way he wants the PLA to become, गलती ये कर दी इसने, टाइमलाइंस दे दिया। अब आप टाइमलाइंस दे दोगे तो जो एग्जिस्टिंग पावर्स है वो तो सब कुछ करेंगे आपको तोड़ने के लिए। उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसी ने सब कुछ तोड़ दिया। यू वॉन्ट देम टू फाइट फ्यूचर बैटल्स। फ्यूचर बैटल्स में हमारे 2 टाइप ऑफ कमांड होते हैं, एक ऑटोक्रेटिक, दूसरा डायरेक्टिव। ऑटोक्रेटिक मीन्स एवरीथिंग यू विल कंट्रोल, दूसरे में सोचने की शक्ति, आप अगर सोचा भी है वो नहीं कर सकता। डायरेक्टिव इज आप अपना इरादा बता देते हो, मुझे ये चाहिए, और ब्रॉडली बता देते हो ये फ्रेमवर्क है, उसके अंदर मुझ में पूरी छूट है कि मैं किस तरह से आपको ये आपका जो इरादा है वो पूरा करूं। इंडियन आर्मी डायरेक्टिव स्टाइल पे चलती है, और वो ऑटोक्रेटिक, वो टोटली ऑटोक्रेटिक। सी
एट अ सर्टन लेवल डायरेक्टिव इज रिक्वायर्ड. उनके यहाँ तो वो पॉलिटिकल कॉमिसार भी बैठता है. हाँ, अभी उसमें क्या है कि एट अ सर्टन लेवल दैट एज बटालियन और कंपनीज ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ कमांड वर्क्स देयर. यू कैन नॉट लीव इट टू डायरेक्टिव, पर हर कोई कहीं चला जाएगा. एज यू गो हायर अप, then there is to be a directive style, that you're told that this is the task. How you execute the task is you decide, it's your way. And उसमें क्या होता है, एक तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए. Trust is the biggest thing in directive style of command, that you have faith that you've trained that person well and you have full faith that he will deliver. अब वो आप करना नहीं चाहते, everything is controlled by you. टंग शाओपिंग के टाइम से हु जिनटाओ तक जो पॉलिटिकल कमिसार्स कंपनी में होते थे वो बटालियन और ब्रिगेड में छोड़े थे. इसने तो पूरा बटालियन से निकल के ब्रिगेड भी चले गए थे, वो उसने वापस कंपनी में ले आया. कंपनी में एवरी कंपनी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट ही हैज ब्रॉट इज हिज एसीआर रिपोर्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कंपनी कमांडर और द बटालियन कमांडर. अगर उसने लिख दिया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट है, थैंक यू वेरी मच, ही कैन किस हिज हैज गुड बाय एंड गो होम. क्योंकि वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं दे आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सो द प्रॉब्लम विद इन द PLA इज ऑटोक्रेटिक कमांड हो गया है. तो वो जो हुक्म देगा वही करोगे आप, चाहे पिट रहे हो चाहे जो हो रहा है. आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज करके अगर कोई गड़बड़ होगी तो जवाब कौन देगा. हमारे इस फौज में ये कहते हैं गुड प्लान मेड इन टाइम इज मच बेटर देन अ ब्रिलियंट प्लान मेड लेट. तो लड़ाई में आपको फ्लीटिंग मोमेंट मिलता है. आपने गुड प्लान बनाया, कहीं कुछ बात हो रही है तो आप मिड कोर्स करेक्शन करके आप निकल सकते हो. लेकिन अगर आप ब्रिलियंट प्लान के लिए वेट करते रह गए तो मौका हाथ से गया. उसके बाद वो ब्रिलियंट प्लान का मौका तो ख़त्म हो गया. सेकेंड एस्पेक्ट होता है बेस्ट शुड नॉट बिकम द एनिमी ऑफ गुड. यस, एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज नो प्लान सर्वाइव्स द फर्स्ट कॉन्टैक्ट. ये तो जितने भी लड़ाई की आप असेसमेंट कर लीजिए, आप प्लान बना के चले, लेकिन आपको अपना कंटिंजेंसी प्लान साथ रखना पड़ता है, जो हम बनाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए. जैसे ही आप दुश्मन के साथ भिड़ते हो, भाई ग्रांट द एनिमी ऑल्सो समथिंग. आप सोचोगे कि वो ABC सोच रहा था, वो शायद वो XYZ सोच रहा हो. तो अब आप अपने कंटिंजेंसीज आपके पास हैं, आप किस्मत वाले हो गए कि अगर वही कंटिंजेंसी मिल गई. मोर ऑफन देन नॉट मिलता नहीं है. तो आपके पास अवेलेबल है कि इसको मैं मॉडिफाई करके आप एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि आपने कंटिंजेंसी प्लान किया हुआ था. आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को सबको बता के रखा हुआ है, आपका लॉजिस्टिक्स भी उसके मुताबिक तैयार है. उसको मॉडिफाई करके करोगे, आप चल दो. यही प्रॉब्लम हमने पाकिस्तानियों में भी देखी है. ओपनिंग प्लान बहुत बढ़िया, चेस में जैसे बोलते हैं ओपनिंग गैम्बिट बढ़िया, उसके बाद ठाटा फिस. आगे मिडिल गेम और एंड गेम कुछ नहीं होता. चीनियों का भी यही था, जो गलवान में देखा और जो अपने डोकलम में देखा. ओपनिंग प्लान ब्रिलियंट, उसके बाद देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव पीपल ट्रेंड फॉर फाइटिंग इन हाई ऑल्टीट्यूड एंड सुपर हाई ऑल्टीट्यूड. हमारे इसमें एक्लिमेटाइजेशन होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, उसके बाद बंदा जाता है. एंड बेस्ड ऑन दी ऑल्टीट्यूड एट विच देर इज सेट रूटीन है, कितने टाइम के बाद वो रिसाइकिल होके दूसरा बंदा ऊपर जाएगा. ये तो फोटो सारे वीडियोस प्लांट कर रहे हैं, बंदे ऑक्सीजन बॉटल के साथ चल के जा रहे हैं. मुझे तो हंसी निकल गई. हमने नहीं पेट्रोलिंग हाई ऑल्टीट्यूड में की हो यार, हम कौन सा ऑक्सीजन बॉटल, ऐसे ही जाते थे अपना सारा हथियार लेके. दैट मीन्स दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लिमेटाइजेशन. ऐसे अगर आप अजी ले चले जाओ, आपको पहले 2-3 दिन बोलेंगे कमरे में रहो, 3 दिन बेड पे लेटे रहो, हाँ कुछ नहीं करने देंगे, जूसेस पीते रहो. बिल्कुल. योर बॉडी हैज़ टू गेट एक्लिमेटाइज टू दैट ऑल्टीट्यूड. ऑक्सीजन बॉटल लेके लड़ने आओगे तो मेरे को तो आदमी को मारने की ज़रूरत नहीं है. एक ऑक्सीजन बॉटल पे गोली मार दो, ऐसा फटेगा 5-7 को साथ ले जाएगा.
And this tells you that they are scared, they don't understand. Even if they understand, डर लगा हुआ है कि इसको कौन बोलेगा, अगर मैं बोल दिया उसको पसंद नहीं आया तो हम सारे खत्म हो जाएंगे. सो एक किताब भी मैंने लिखी है, ड्रैगन्स बाइट. उसमें मैंने समझाया है कि पीएलए इज लाइक हाथी के दांत, दिखाने की ओर, लड़ने की ओर. ये लड़ने के लिए इनका प्लान अलग है जो टंग शाओपिंग ने बनाया हुआ था कि देश को अंदर से, दुश्मन को अंदर से खोखला करना है. उसीलिए उसका अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर और 3 वॉरफेयर्स. एक एनसी बिपिंद्रा है, कैबसेक में थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें वो बताते हैं कि उनके हिसाब से तकरीबन 10,000 करोड़ खर्च कर रखे हैं चीन ने हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, लोगों को खरीद के अपना काम कराने के लिए. ठीक है, तो अगर जैसे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था. वेस्ट का जो नेशनल पावर होता है डिप्लोमेसी, मिलिट्री, इकोनॉमी. इन्होंने एक नया वर्टिकल लाया, ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू टेक डिप्लोमेसी, मिलिट्री और इकोनॉमी. अगर ह्यूमन फैक्टर इज अफेक्टेड एंड डीमोरलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, आपकी ये तीनों कोई काम के नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इन तीनों के लिए आदमी आपको ह्यूमन फैक्टर ही चाहिए. इनको बनाता बिगाड़ता ह्यूमन फैक्टर है. अगर मैं उसको बिगाड़ दूं तो ख़त्म हो जाए, और ये इनका टारगेट है बिगाड़ने के लिए. एक दफ़ा वो हो जाए, आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद एक आम फौज को भी लाके सरहद पे खड़ा, जैसे वो यूरी बेजमेनोव ने कहा ना, डीमोरलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, क्राइसिस, नॉर्मलाइजेशन, इसी तरह के. बिल्कुल सही. अगर ये हो जाता है तो सरहद पे मैं एक एवरेज आर्मी को भी लेके आ जाऊँ, मैं लड़ाई जीत गया, क्योंकि आप लड़ने की क्षमता में ही नहीं हो, आपका दिमाग लड़ने के लिए ही नहीं है, देश आपके साथ नहीं है. लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों तरफ, चाहे आप ताइवान देखो, चाहे भारत में देखो, कोई डिमोरलाइज ही नहीं हो रहा. जितना कोशिश कर रहा है उतना विपरीत जा रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है, और नेशनलिज्म बढ़ रहा है. इनफैक्ट अब की बार इलेक्शन में तो ताइवान वाले यूथ ने चाइनीज़ मेनलैंड से यूथ को बुलाए थे, कई लोग आए भी थे, उनको बोला इस तरह से आप डेमोक्रेसी कर लो, हम साथ चलेंगे. उल्टा हो गया. राइट. अब लेकिन डर इस बात का है कि क्योंकि उसको धक्का लगा हुआ है, वो ये नहीं देखने नहीं वाला है, ऑब्स्टिनेट है, जैसा आपने कहा, ऑब्स्टिनेट है. अब वो ये देखने नहीं वाला है कि मेरे पीएलए में काबिलियत है कि नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से ऊपर हर बार वो यही बोल रहा है, बी प्रिपेयर्ड टू फाइट, बी प्रिपेयर्ड टू फाइट, बी प्रिपेयर्ड टू फाइट. अगर इतना बोल चुका है तो लड़ेगा तो ज़रूर. किससे लड़ेगा, कब लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, ये नहीं. मेरे तरफ से P1 तो इंडिया है, क्योंकि P2 में क्या है, मैं पहले दिखाता था कि जो ताइवान का स्ट्रेट्स का बीच में उन्होंने मीडियन लाइन अमेरिकन्स ने बनाया था 54 में. एक एयरफोर्स के जनरल थे जोन्स, उनका जोन्स लाइन भी बोलते हैं, कि इसके अगर आप ईस्ट आओगे तो हम लड़ेंगे. इसके 2 आइलैंड ग्रुप हैं जो बिल्कुल मेनलैंड की सतह के साथ है. एक नीचे किनमन है, ऊपर मात्सू है. तो मैं यही सोचता था कि अगर लड़ेगा तो इन दोनों पे कब्जा कर लेगा, बोलेगा कि भाई ताइवान को कब्जा करने की शुरुआत मैंने कर दी, ये दोनों आइलैंड ग्रुप मैंने कब्जा कर लिया, अब बाकी अगले वाले कर लेंगे. लेकिन अब क्या हुआ है कि अमेरिकन्स ने वहाँ पे अपने स्पेशल फोर्सेस डाल दिए हैं, और उनके जो अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिए कि अगर आप नेवी को साथ लेके आते हो तो हम इससे उड़ाएंगे. बट इसके विपरीत ये है कि इसको कोई ज़्यादा एम्फीबियस अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंड से ही जो आर्टिलरी है वो तो रेंज पे है. जैसे नीचे किनमन जो है वो मात्र 6 नॉटिकल माइल दूर है मेनलैंड से, ऊपर मात्सू जो है 11 नॉटिकल माइल दूर है. वो तो लैंड से ही आर्टिलरी फायरिंग करके सब कुछ कर सकता है. तो एक तो ये है, और दूसरा भारत है कि किस तरफ. और भारत क्यों, क्योंकि अभी जो इंडो पैसिफिक में जो पूरा नया ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, जो मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया और यूरोप डिपेंडेंट था, अब वो इंडो पैसिफिक में आ रहा है. उसका पूरा धरा फलक्रम भारत है.
अगर इसको तोड़ देगा तो इवॉल्विंग ऑर्डर आ नहीं पाएगा, डिले हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि नहीं आएगा, डिले होगा, बट क्या तोड़ सकता है? वो ये सोचेगा नहीं। हम सोचते हैं कि नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसकी सोच नहीं है। तो या तो लद्दाख पे या सेंट्रल सेक्टर पे या अरुणाचल या तवांग पे कहीं ना कहीं हमला तो ज़रूर करेगा, करने की कोशिश करेगा। डर उसका केवल एक जगह से है, जो उइगुर ब्रिगेड है, जो इराक और सीरिया में आईसिस के साथ लड़ा है, वो नॉर्थ अफगानिस्तान में तैनात है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान उसके लिए बहुत अहम हो जाता है। अगर वो अंदर घुस गए सिंचांग में आज की तारीख में, बड़ी दिक्कत होगी उसको, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख उसने एक्टिवेट कर दिया है। तो सिंचांग में उसके पास केवल 4 डिवीज़न थे, 2 साउथ थे, 2 नॉर्थ थे। 2 साउथ हैं वो ईस्टर्न लद्दाख में उसने डिप्लॉय कर दिया। अभी 2 नॉर्थ में बचे हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज़रूरत है उसको, और एक पीएपी ब्रिगेड है उसको, ये सारे एजुकेशन कैंप वगैरह लगाना है। अगर ये थ्रेट डेवलप होता है तो किसको लाएगा? वेस्टर्न थिएटर कमांड से ऑलरेडी उसने 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड डाल रखे हैं भारत के LAC के ऊपर, तो बचे हुए और लेके आना पड़ेगा। उसके पास 2 ग्रुप आर्मी है, जिसमें 6 और 6 12 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड हैं, जिसमें से ये 3 आ मूव चुके। करेगा तो वैसे ही पता चल जाएगा। करेक्ट। नहीं, अगर वो निकाल देगा यहाँ पे तो बचा क्या है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए? क्योंकि बाकी तो इसने पूरा सदर्न थिएटर, वेस्टर्न थिएटर और काफ़ी नदर्न थिएटर से निकाल के इसने तो ईस्टर्न सीबोर्ड में ताइवान को डराने के लिए बैठा रखा है। अभी तक वो वापस आए नहीं है अपने कैंट में। तो अगर नदर्न थिएटर, वेस्टर्न थिएटर में 2 ग्रुप आर्मी है, उसमें से सारे यहाँ पे सिंकियांग और इस तरफ डालने लगा, तो हमारे साथ लड़ने के लिए कहाँ से लाएगा? अभी ये उसको जो भी मूवमेंट करेगा, जहाँ भी मूवमेंट करेगा, अभी जैसे जिनान में डाल रखा है, वहाँ से मूवमेंट करता है, चांगदू से मूवमेंट करता है, वो तो दिख जाएगा, हमें पता लग जाएगा कहाँ पे आ रहा है, किधर जाना चाहता है। तो ये इसमें एक उसको एक दिक्कत है कि सरप्राइज कैसे मेंटेन करें, और स्पेशली उस टेरेन में। यस। और उसको अब ऐसे ही नहीं ला सकता। अभी जैसे सदर्न थिएटर हो, ईस्टर्न थिएटर हो, वो तिब्बत में आके लड़ेगा कैसे हाई ऑल्टीट्यूड में? वो तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, वैसे ही हाई ऑल्टीट्यूड कैजुअल्टीज हो जाएंगे। वो है उसकी एयरफोर्स इनफेक्टिव है वहाँ पे। यस। और 30% पावर। या दैट। और अभी वो मॉडर्नाइज करने में उसको समय लग रहा है। मोर देन ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज एयरक्राफ्ट डोंट हैव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। अभी भी J8, J9 पुराने वाले हैं, नए जैसे अभी लेके आ रहा है, नए आ जाएंगे तो रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। उनके हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड्स के वजह से भी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उनको। तो इसीलिए ऊपर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है, यहाँ से फ्यूल कम ले, हथियार ज़्यादा ले, ऊपर जाए और रिफ्यूल करे। उसके लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। बट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, टू डू इट इन एयर इज़ एन आर्ट। इतना आसान नहीं है कि इतना छोटा सा है और आप अपना पाइप ला के डाल दो उसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए, क्योंकि पीछे एक कप होता है और आपके कैनोपी के बगल से एक आपका रिफ्यूलिंग ट्यूब निकलता है, उसको इसके अंदर डालना है आपने। इट रिक्वायर्स प्रिसिशन फायरिंग, फ्लाइंग, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। और ये कम्स बैक टू दी ओल्ड पॉइंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लेके आ रहे हो, प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहे हो, ट्रेन कौन कर रहा हो? तो निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो चाइना है इट इज़ लाइक ए स्केयर क्रो। वो दिखाने का ज़्यादा है और काटने का कम है। इसीलिए वो PLA ने भी लिखा था अपने PLA डेली में ही कि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं कि लड़ने के जाएंगे तो बॉडी बैग्स ही आएंगे। और हमारे यहाँ के जो है वो दे आर रेडी, बैटल हार्डन। सियाचिन वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ लड़ेंगे आके त्रिशूल में तो उनको मज़ा आता है। कम बड़ा आसान जगह लगता है, बहुत आसान है। कहाँ से अगर सियाचिन कहाँ और त्रिशूल कहाँ, वो तो बड़ा आसान है यार, आ जा, कोई बात नहीं, आ जा। सो इट्स अ प्रॉब्लम। एंड अभी
क्वेश्चन में केवल यही छोड़ूंगा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ चाइना डिक्लाइंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड इन व्हाट स्टेट विल इट बी वंस इट इज डिक्लाइन इज इनएविटेबल। डिक्लाइन तो हो रहा है, हो चुका, डिक्लाइन तो हो चुका अभी इकोनॉमिकली। अब इसको दे कैन नॉट इवन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, खाने के तो दे आर फूड इनसफिशिएंट, दे हैव टू इम्पोर्ट फूड। और उसने पागल ने क्या किया, इनके पहाड़ों में, बिकॉज द प्रॉब्लम विद चाइना इज ओनली लैंड मास बहुत बड़ा है बट ओनली अबाउट 7 to 8% इज एरेबल लैंड, केवल ईस्टर्न सी बोर्ड में। अंदर जाके वहाँ पे इन्होंने कैश क्रॉप्स ग्रो किए हुए थे, ऑर्चर्ड्स वगैरह सारे काट के सारे पेड़ उड़ा दिए, टेरेस फार्मिंग बोला कि राइस ग्रो करो, पल्सेस ग्रो करो। अब अगर इस तरह से करते हो, क्लाइमेट एक्शन चेंज का उनके एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो चुका है, हर साल एक तरफ फ्लड्स आता है तो दूसरे तरफ ड्राउट आता है, और फ्लड्स आता है तो लैंडस्लाइड होते हैं। अब पेड़ अगर आपने सारे पहाड़ से काट दिए तो वो तो लैंडस्लाइड होगा ही होगा, रोकने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब रो रहे हैं लोग कि मेरा जो कैश क्रॉप था उसके लिए भी वेट नहीं किया कि अभी मैं फल निकाल के बेच दूं, मेरे पेड़ सारे काट दिए और टेरेस फार्म बना के बोल रहे हैं यहाँ पे उगाओ। उसकी इनकम तो बेचारे की ख़त्म कर दी। वैसे ही ख़त्म हो गई। अब वो इसके बाद अब बारिश आएगी, सारा कुछ फ्लड में बह जाएगा। एक्चुअली वर्चुअली गोइंग टू स्टार्व देयर पीपल। यस, एंड they cannot eat without pork. So this is the only country in the world which has emergency frozen pork. They retain frozen pork. तो प्रॉब्लम बहुत है, सॉल्व करने के लिए ये आदमी ठीक नहीं है। तो अभी सीपीसी ने डिसाइड करना है इसको रखें या निकालें। डरा इतना है कि देश के अंदर ट्रैवल भी फ्लाइट से नहीं करता है, बुलेट ट्रेन से करता है। एंड इट बिगैन विद ब्रिक्स। जब एक मैसेज आया था कि शायद कू हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके बाद ये बीजिंग नहीं गया, ही वेंट टू उरुमची विच इज साइडवेज, कि वहाँ से मार नहीं सकते मेरे को। जो मीटिंग इसने बीजिंग में करनी थी इसने उरुमची में किया। उसके बाद बुलेट ट्रेन में गया फ्रॉम उरुमची टू बीजिंग। इसके बाद ओनली ट्रैवल ही हैज़ गॉन अब्रॉड बाय फ्लाइट इज टू यूएस, बिकॉज ही वेंट वाया कैलिफोर्निया। तो बीजिंग से टेक ऑफ कर लेगा तो वो तो पैसिफिक के ऊपर है, ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग ओवर लैंड। ही इज़ सो वरिड कि कोई मेरे को ईडी गन से उड़ा देगा। कोई कहता है कि इसलिए रॉकेट फोर्स का किया है। नो, ईडी तो सबके पास है, एयर डिफेंस मिसाइल्स तो सबके पास हैं, कोई भी उड़ा सकता है। अब क्या उसके विकृत दिमाग में अब क्या निकाल के लेके आता है, अभी देखना पड़ेगा कहाँ जाएगा। जब ये कहता है कि नहीं 2027 में अटैक नहीं करूँगा, मतलब ये अटैक करने की सोच है। अच्छा, सोच तो है बट हमें इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आवर पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ दैट। एंड इन कंक्लूजन मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो सुनजू डॉक्ट्रिन, इसके बारे में इतनी सारी बात की जाती है, इज इट स्टिल रेलेवेंट और आउटडेटेड नाउ? नहीं, जो जैसे सुनजू है, अपने अर्थशास्त्र भी है, उसमें भी काफ़ी लिखा हुआ है। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर स्टिल रेलेवेंट एंड मैनी विच यू नीड टू मॉडिफाई फॉर द करंट सिचुएशन, विच कैन बी मॉडिफाइड। जैसे उन दिनों पुराने ज़माने में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है 2 तरह के युद्ध है, प्रकाश युद्ध एंड कूट युद्ध। कूट युद्ध के अंदर 1 सबसेक्शन इज तुष्णिम युद्ध। तुष्णिम युद्ध इज जिसके अंदर वो विष कन्या, ये वो, एंड क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इनसाइड योर एनिमी टू रट डाउन द एनिमी। अब विष कन्या वगैरह तो आज है नहीं, बट now you have social media, think tanks, newspapers, media houses, your scholars, political entities, that becomes Tushnim Youth. So you can modify those, what teachings are. If you blindly अगर apply करोगे तो you'll fail. But आपको modify करके उसको apply कर सकते हो। आज के तारीख में क्या क्या available है उसको apply करने के लिए। So as a concept,
yes, it is valid. As a method of applying, you have to modify for current. वो उसमें थोड़ा I think Xi Jinping is a bit weak. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल नारायणन। Thank हम चाइना के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल हो गया A to Z। मुझे लगता है जो लोग भी सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ उठाएंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल नारायणन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।